Everyone, a very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। चलो सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। एंड आई होप कि आप लोग सब फिट होंगे, फाइन होंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, जल्दी बता देंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा। आज क्या है? थर्सडे है आज। वेनसडे, थर्सडे, वेनसडे है ना आज। तो अभी हमारे पास 2 दिन है, थर्सडे फ्राइडे। खैर स्टार्ट कर देंगे नया सब्जेक्ट। आई एम फाइन डियर, आई एम वेरी मच फाइन। चलिए खैर, नाउ so students, today we are here to start साइक्रोमेट्री और एयर कंडीशनिंग की कंडीशंस को समझेंगे, ठीक है ना। तो उसमें ऑब्वियसली बात है, वो भी अपने आप में एक डेप्थ टॉपिक है, लेकिन हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा उनसे चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। अगर एसएससी अगर अब जैसे ही लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है उनमें से नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उतना हम लोगों ने प्रॉपर करना है। और इसको एक सिंपल शॉर्ट में एक लेक्चर में समझते हुए हम चलेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए चलिए, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद साइक्रोमेट्री। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ओवरऑल कंसेप्चुअल है ये टॉपिक पूरा। आपको मेन इसका बेसिक समझना है, बाकी तो उसके बाद आप चाहे जितना चाहें उतना पढ़ लें इस टॉपिक को, क्योंकि साइक्रोमेट्री अपने आप में एक साइंस की एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है ना। ये अपने आप में साइंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। ओके ओके रौनक, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। सत्यम सर, आपसे उस दिन बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू। ओके भाई, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही तो चलेगा, है ना। हमें, मैंने बोला ना, एक साथ मिल के चलना है, तो फिर हम गारंटेड जो है वो सक्सेस लेके रहेंगे। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी तगड़ी प्लानिंग दिमाग में, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है ना। हमने कुछ ऐसा कुछ अलग करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ 2 ही चीज़ों पे ध्यान देना है अपनी, वो है एक कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। याद रखिए, कोई भी, मान लीजिए इंडियन टीम की हम बात करें, या जनरली मैं क्रिकेट का एग्जांपल ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लाइफ के बारे में लोगों के पढ़ता हूँ। तो अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं तो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन इतने लोगों का होता है, जो भी है, मतलब जितने भी सिलेक्टेड लोगों का होता है, बहुत लाखों लोगों में से कुछ सिलेक्टेड लोगों का होता है। तो अगर हम बोलें कि कोई बॉलर है या कोई बैट्समैन है, हम बोले उनके कोचेज हैं, तो क्या सबके कोचेज बेस्ट रहे होंगे, इसी वजह से वहां पे सिलेक्शन में उनका हुआ होगा? तो ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि सचिन के कोच अगर सबसे बेस्ट रहे होंगे तो फिर वही सब सचिन के कोच के पास ही जाते, है ना। या फिर हम बोले कि रोहित शर्मा के कोच सबसे बेस्ट रहे होंगे तो सब उसी के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट कोचेस से होके आए हैं, लेकिन सिलेक्शन तो अल्टीमेटली इंडियन टीम में उनका हुआ है। तो कहने की बात ये होती है कि कोचेस पे इतना डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। कोचेस हर एक, भाई जो भी बैटिंग की ट्रिक्स देगा वो कोई नई चीज तो सिखाएगा नहीं, वो सिर्फ आपको लेबर करने के लिए पुश करेगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूट के कोचेज हों, आपके सब्जेक्ट कोचेज हों, जो भी हो, हर टीचर, चाहे वो यूट्यूब में हो, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, कहीं पढ़ा रहा हो, हर टीचर ये चाहता है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो। तो उस सिलेक्शन के लिए वो कोई नई चीज तो नहीं करेगा ना, वो बस ये करेगा कि आपको पुश करे। बाकी मेहनत जो कर सकता है टीचर, वो इन्हीं चीजों में कर सकता है कि हाँ, कंटेंट अच्छे से अच्छा आपके लिए लाए, उस कंटेंट पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर ले, ठीक है ना। बाकी अल्टीमेटली चीजें आपको करनी है, परफॉर्मेंस आपको देनी है।
अगर आप वहाँ पे performance नहीं देंगे तो वो पीछे का बैक एंड सब खराब ही है, वो सारी मेहनत बेकार ही है। तो इसीलिए कुल मिला के इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा भरोसा अपने आप पे रखिए। आपको बहुत कुछ अलग ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप बोलो कि कोई बहुत अलग इंस्टीट्यूट में चला जाऊँगा या कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाएगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू जो है वो आपकी एकेडमिक लाइफ में होती है बच्चों। एकेडमिक लाइफ मतलब जब आप प्रोफेशनल लाइफ से पीछे आप अपनी क्वालिफिकेशन गेन करते हैं, कहीं से आपने कॉलेज किया होगा, कहीं से स्कूल, वहाँ इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू जरूर है, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूट क्या है, एक माहौल बनाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होता है वो एक माहौल बनाता है और सराउंडिंग से हमें बहुत, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जो अभी बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है ना, आपके जूनियर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना, उनको हमेशा ध्यान रखो कि उनको आप हमेशा ये राय दो कि वो हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ ही अप्रोच करे, क्योंकि उसका तो अपने आप में रोल है। लेकिन अब आप इस फील्ड में आ गए, अब आपको इंस्टीट्यूट से फर्क नहीं पड़ता है, अब आपको अपनी मेहनत से ही फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल उस पर भरोसा रखिए और 2-3 चीजें मेंटेन करके रखिए, कंसिस्टेंसी और अपना अपग्रेडेशन, मतलब फॉलो अप करना। ये फॉलो अप करना बहुत जरूरी है तैयारी के टाइम पे, ठीक है। जब आप पेपर दो तब कभी पीछे मुड़ के मत देखो, ठीक है ना, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी परफॉर्मेंस को पीछे मुड़ के देखना बार बार बहुत जरूरी है, पहले से अब क्या, पहले से अब क्या, ठीक है। तो तैयारी के टाइम पे लुक बैक, बट आफ्टर प्रिपरेशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फाइनल आउटपुट, देन नो नीड टू लुक बैक, फिर सब सिर्फ आगे परफॉर्म करना है। क्लियर है? ये थोड़ी मैंने घुमा के ऊपर की बात बोली है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी समझ रहे होंगे नहीं सर पेपर में पीछे क्यों देखना है, चीटिंग हो जाती है। ये वो बात नहीं कही मैंने। नाउ बच्चों, अब देखिए साइक्रोमेट्री की हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात कि हमारी लाइफ में हम ये समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मैटर होता है वो है हमारा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम कहीं ना कहीं हमारे आसपास हर चीज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आइदर मटेरियल्स इज इन सॉलिड फॉर्म और इन लिक्विड और इन गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो उसमें जो हम बात करते हैं मेजर मैटर की, जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है कहीं ना कहीं हवा और पानी, ठीक है ना। हवा और पानी एक ऐसा तत्व है जो हमें लाइफ प्रदान करता है, ठीक है ना, हमें लिविंग बना के रखता है। तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हवा और पानी, दैट इज वाटर एंड एयर, हवा और पानी, ठीक है ना, ये इतने बड़े ऐसे तत्व हैं जो हमें एक लाइफ और लिविंग बना के रखते हैं इस अर्थ में। तो इसीलिए इस हवा और पानी को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं सिर्फ हवा की तो फिर भी ये आसान है समझना, जब हम बात करते हैं सिर्फ पानी की तो इंडिविजुअली ये भी जो है वो आसान है समझना, क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ पहले कहा जा चुका है, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इनके मिक्सचर की बात करते हैं कि हवा और पानी को मैं वेपराइज करके वेपर की फॉर्म में ले लूं, हवा और पानी को वेपर की फॉर्म में, तो हवा और पानी को वेपर की फॉर्म में मिला के जब मैं एयर वाटर का मिक्सचर बना लूं तो इसे क्या बोलूंगा मैं, वाटर इन एयर, वाटर इन एयर। कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी भाई, जब हवा पानी को, जैसे ऑब्वियसली बात है ये हवा है, हम मान के चलें यहाँ आसपास इस हवा में पानी नहीं है, हम ये मान लेते हैं, मानो इस हवा में पानी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा और पोएट्री अंदाज में बोलें कि फिजाओं में पानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी पानी को गर्म करने लग जाऊं, ठीक है, बॉईल करने लग जाऊं, तो यहाँ पे बॉईल करा हुआ जितना भी वाटर है वो कहाँ उड़ रहा है और उड़ के कहाँ जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो मतलब वो कहाँ ऐड हो जा रहा है, वो जितना भी यहाँ से पानी निकल रहा है वो सब का सब हवा में मिक्सअप हो जा रहा है, हवा में ऐड हो जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, वाटर इन एयर हो गया। समझ आ रही बात? तो अब इस वाटर इन एयर का नेचर जब हम समझने जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि एयर एयर है और वाटर वाटर है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसके नेचर को समझने के लिए हमने एक अलग साइंस की फील्ड तैयार करी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड साइक्रोमेट्री। क्योंकि इस एयर इन वाटर के इफेक्ट जो हैं हमारे डिफरेंट वेदर कंडीशंस में डिफरेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और जहां कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के सराउंडिंग कंडीशंस की बात करते हैं
तो वहां पे इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपने सराउंडिंग्स के लिए जब हम कोई डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, ठीक है ना, हम ऐसे कोई डिवाइसेस तैयार करते हैं अपने सराउंडिंग्स के लिए जो कहीं ना कहीं हमारी इस एयर और वाटर के स्टडी में, मतलब जो कहीं ना कहीं इस एयर और वाटर के को ही डील करते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अगर आप उसके नेचर को या उसकी कैलकुलेशंस को नहीं जानते हैं। तो इसलिए जब हम एयर कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं तो एयर कंडीशंस को आप तभी बना पाओगे अपने अकॉर्डिंग जब आप जानते होगे कि पहले हमारे अकॉर्डिंग क्या हमें चाहिए और क्या होना चाहिए। मतलब एक ह्यूमन के लिए उसकी ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन क्या है, ठीक है ना, जिस ह्यूमन के लिए उसकी ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर उस कंडीशंस के हिसाब से आप अपनी हवाओं को उस कंडीशन में ढालना चाहें तो तब हम ये करते हैं। मतलब वही है, पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना सीखते थे, ठीक है ना, तो उनकी बॉडी बड़ी अच्छी चेंज करती थी एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है ना, जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो पहले हम सीखते थे अडेप्ट कैसे होना है, लेकिन आज के कलयुग में हम क्या करते हैं, हम अडेप्ट होना नहीं सीखना चाहते, हम कहते हैं आप वैसे ही रहो, एनवायरनमेंट को आपके अकॉर्डिंग हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए किसी चीज में। अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोई डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हमारे अकॉर्डिंग चेंज करेगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कल के दिन वो डिवाइस नहीं रहेगा तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंजेस करें, बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो मतलब आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो सही चीज तो नहीं है, सही चीज मतलब इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वो सही चीज नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट हम इसको उल्टा समझते हैं कि हमें अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग समझने के लिए, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमें यह समझना जरूरी है। क्लियर है ना। देखो तो अब यहां पे याद रखिएगा बच्चों, वाटर इन एयर की स्टडी को ही साइकोमेट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ क्या बोलेंगे इस एयर को, ऐसी एयर को हम बोलेंगे भाई जहां सिर्फ एयर होगी उसे हम बोलेंगे ड्राई एयर, और जहां एयर में वाटर होगा उसे हम बोलेंगे मॉइस्ट एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर। ऐसे में हम इसे मॉइस्ट एयर बोलेंगे, मतलब एयर में मॉइस्चर है, वाटर है। तो स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री तो याद रखिए बच्चों, साइकोमेट्री क्या है, इसी मॉइस्ट एयर की स्टडी को करने के लिए ही हम, इसी मॉइस्ट एयर की स्टडी को ही हम साइकोमेट्री बोलते हैं। तो ओवरऑल बस हमने यही समझना है कि साइक्रोमेट्री जो है वो इस स्टडी जो है वो इसके बारे में क्या कहती है, मॉइस्ट एयर की क्या कैलकुलेशंस बताती है, किन पैरामीटर्स के बारे में बात करती है, बस वो चीज हमें समझनी है। क्लियर है, ताकि कल के दिन जब हम इससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो फिर इन टर्म्स का यूज जो है वो जरूर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो गया है स्टार्ट, ठीक है ना, अब ये हो गया है मामला स्टार्ट। बस अब इसी स्टार्ट के साथ साथ चीजें आपको समझते चलनी है। समझ आ गई बात। तो पहले साइक्रोमेट्री का मतलब हम लोग समझ गए अच्छे से। नाउ अब मैं आपको इनसे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है ना, वो समझाने शुरू करता हूं, क्योंकि जो भी वर्ड हम यहां यूज करेंगे उस वर्ड का मतलब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। बस ये समझ लीजिए उन शब्दों का मतलब अगर आपको क्लियर पता है बिना किसी कंफ्यूजन के, तो ऑटोमेटिकली आपको साइक्रोमेट्री सारी समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन अगर उनका मतलब ही नहीं पता है तो फिर ये कंफ्यूजन बना रहेगा और स्टिल आपको साइक्रोमेट्री जो है वो कंफ्यूजिंग लगेगी। ठीक है, तो फिलहाल एयर कंडीशन को दिमाग से हटा दीजिए, एयर कंडीशंस को दिमाग से हटा दीजिए। एयर कंडीशन एक डिवाइस है, हम नेचुरल चीजें समझ रहे हैं, दैट इज साइक्रोमेट्री। तो देखिए, अब हवा में पानी की गुणवत्ता या हवा में पानी को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हम यूज करते हैं ड्राई एयर। तो बहुत अच्छे से इनका मतलब पता होना चाहिए बच्चों। जब मैं बात करता हूं ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर मतलब हो जाता है साफ साफ, याद रखिए, जब एयर में सिर्फ और सिर्फ एयर ही हो, मतलब गैस ही हो। ठीक है ना, जब हम सिर्फ एयर की बात करें, मतलब उसमें वाटर वेपर को हम ना लें, जब हम सिर्फ एयर की बात करें तो वो कहलाती है ड्राई एयर। मतलब इट इंक्लूड्स ओनली कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ओनली गैसेस इन एयर, ठीक है ना, विदाउट वाटर वेपर। तो याद रखिएगा, विदाउट लिखने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। आप सिर्फ इतना लिखें कि ओनली गैसेस, ठीक है ना, वही हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, जितनी भी गैसेस हैं उन सबको अगर हम लेते हैं
तो वो कहलाता है हमारा, दैट इज कॉल्ड ड्राई एयर। तो मास ऑफ Ma अगर मैं बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। तो मैं Ma टर्म यूज करूंगा तो दैट विल कॉल्ड मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। तो ड्राई एयर मतलब बिना पानी की, क्लियर है, समझ आ गया बात। ड्राई एयर मतलब बिना पानी की, तो बिल्कुल देसी स्टाइल में चीजों को क्लियर दिमाग में रखो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ड्राई एयर मतलब बिना पानी के, हवा में पानी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राई एयर। सेकेंड, समझ आ गई इतनी बात, ठीक है ना। अभी ठीक मैं बोलूं दैट इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर, तो ये तो नाम से अंदाजा लग रहा है मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर क्या कहलाएगी फिर, तो मॉइस्ट एयर कहलाएगी मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, हवा में पानी का होना, समझ आ रही है बात, हवा में पानी का होना इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर में मतलब जहां पे वाटर वेपर पानी के साथ है। तो मान लीजिए Ma मैंने बोला था मास ऑफ ड्राई एयर, और Mv मैं बोल देता हूं मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। तो जहां पे ये दोनों है उसे हम क्या बोले, दैट इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर। समझ आ रही है बात, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहां तक तो देखो बहुत आसान था समझना, नाम से क्लियर था। ड्राई मतलब ड्राई, मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट, ड्राई मतलब विदाउट वाटर, मॉइस्ट मतलब विद वाटर। नाउ समस्या आती है यहां से समझने की। अब यहां से समझ लीजिए, अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर, अब किसको बोलेंगे बच्चों, अनसैचुरेटेड एयर, याद रखिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट टर्म ये शुरू होती है, व्हाट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एयर। देखिए मॉइस्ट एयर हम बोल रहे हैं हवा में पानी है, ठीक है, लेकिन हवा में पानी किस फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। मॉइस्ट एयर तो जल्दी मॉइस्ट एयर का टर्म हम कहीं यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बस ये तो बात है कि हवा में पानी है, ठीक है, लेकिन हवा में पानी किस फॉर्म में है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे याद रखिए, अगर हवा में पानी जो है वो सुपर हीटेड वेपर की फॉर्म में है, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है मेरे आसपास कोई हवा दिखाई दे रही है, नहीं ना, हवा का कोई मॉलिक्यूल आसपास, भाई है तो मैं जिंदा हूं इसलिए क्योंकि हवा है, ये बात तो सच है। लेकिन आपको मेरे आसपास कोई हवा दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल जो है वो इतना माइन्यूट है कि विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्या आपको इस हवा में पानी नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ना, कहीं वाटर की ड्रॉपलेट्स भी नजर नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल मेरे को ट्रांसपेरेंट आप क्लियर देख सकते हैं। कैमरा और मेरे बीच में हवा के वजह से आपको कहीं भी विजिबिलिटी में समस्या नहीं आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है, आप जानते हैं कि हवा में पानी है, ऐसा तो नहीं होगा कि इस एयर में मॉइस्चर होगा ही नहीं, है ना, हवा में पानी है, ठीक है ना। तो याद रखिए, अब इस हवा में पानी जो है वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये वेपर जो है अभी इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहां पे होगा अभी, इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ये जो पानी है वो सुपर हीटेड फॉर्म में है। तो जब वो सुपर हीटेड फॉर्म में है तो वो एयर के साथ इस तरह से मिक्सअप है कि उसी के तरह छोटे पार्टिकल की फॉर्म में, जिसकी वजह से कोई भी इशू नहीं आ रहा है। समझ आ रही बात। तो याद रखिए, मिक्सचर ऑफ वाटर इन एयर इन अ सुपर हीटेड फॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, अनसैचुरेटेड एयर क्या है, when water is mixed up, when moisture appears in the form of superheated vapor। अब आप बोलोगे सर ठीक है, सुपरहीटेड वेपर की फॉर्म में है, ठीक है ना, तो हमें कैसा दिखाई देगा, वो इनविजिबल दिखाई देगा, है ना, इनविजिबल दिखाई देगा, लाइक एयर। ठीक है, लाइक एयर इनविजिबल फॉर्म में रहेगा, हमें दिखाई, सामने कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी देखने में। तो आप कहोगे सर फिर और किस फॉर्म में हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो और किस फॉर्म में हो सकता है। तो भाई पानी की प्रेजेंस को नोट करना है तो आपने देखा है, हमारे पास सर्दियों में बहुत देखा है आपने,
या आजकल बरसात में भी देख सकते हो कि कभी कभी आप मॉर्निंग में उठते हो, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, इसके बीच में क्या है, कोई फॉग दिखाई दे रहा है आपको, धुंध दिखाई दे रही है, तो वो अचानक कहाँ से आ गई, वो कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से आ गई। जब कुछ ना कुछ एयर में ऐसा आ गया जिसके वजह से जो दिखाई देने लगा, तो जब हवा में कुछ दिखाई देने लग जाएगा तो आप और हमारे बीच की दूरी, जो हवा था, बीच में जो गैप हवा था, उसमें अगर कुछ आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप और मेरी दूरी में कुछ ना कुछ देखने में अंतर आ जाएगा, है ना, विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो जब वो विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है तो मतलब हवा में जो पानी है वो बिल्कुल उसी की फॉर्म में, सुपरहीटेड फॉर्म में इनविजिबल है। तो ऐसी एयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो याद रखिए ऐसी एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर बोलते हैं। ऐसी एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर बोलते हैं। पहली बात समझ में आई, ठीक है ना। ये दो टर्म जो मैं बताने वाला हूं बस यही समझनी है बच्चों, ये क्लियर है तो आने वाली चीजें और समझ में आने लग जाएंगी। समझ गए, ड्राई एयर कंप्लीटली ड्राई, मॉइस्ट एयर हवा में पानी है, किस फॉर्म में इससे मतलब नहीं है, तो ड्राई एयर सिर्फ एयर, मॉइस्ट एयर हवा में पानी, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड एयर जब हवा में पानी किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, सुपर हीटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो। समझ आ गई बात, क्लियर है। उससे क्या होता है, वो उतना ही छोटा पार्टिकल होता है जिस वजह से विजिबिलिटी क्लियर रहती है, पहली बात, ठीक है ना। फोर्थ, सैचुरेटेड एयर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का हर जगह हम लोग जिक्र करेंगे, व्हाट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। तो ये एयर की अलग अलग फॉर्म में आपको बता रहा हूं। अब अगर आपसे पूछता है व्हाट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर, तो बच्चों अब यहां पे ध्यान से समझिए, सैचुरेटेड एयर वो एयर है जो हवा मैक्सिमम वाटर जो है वो अपने पास रख चुकी है, इससे ज्यादा वाटर वो कैरी नहीं कर सकती है, उस एयर को हम सैचुरेटेड एयर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये शुरुआत की चीजें बहुत प्यारी हैं समझने के लिए और बिल्कुल मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान समझिए। अपने आसपास भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका रूम है, इस रूम में हवा है, ठीक है, हवा में पानी है ऑलरेडी, है ना, लेकिन आपको कहीं दीवारों में कहीं पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं ना, हवा से पानी कहीं निकला हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि हवा में पानी कितना है अभी आपको नहीं पता, लेकिन इतना है कि उसी में घुला हुआ है, कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी स्टीम बनाने लग जाऊं, मैं पानी को गर्म करने लग जाऊं और उस पानी को उड़ा उड़ा के वेपर को हवा में भेजता रहूं, वेपर को हवा में भेजता रहूं, तो जो वेपर हवा में जाता जा रहा है वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा, उसी एयर में शामिल हो रहा होगा, है ना, एयर के साथ मिक्सअप हो रहा होगा। तो वो वेपर फॉर्म में उठ रहा है, मैं पानी गर्म करके अभी लाऊं और बोलूं वेपर फॉर्म में उठता जा रहा है, उठता जा रहा है और इसमें ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ऐसा मैं कंटिन्यूस करता रहूं, ऐसा मैं कंटिन्यूस करता रहूं, मानो कल के लेक्चर तक मैं यही लगा रहा हूं, हवा में पानी ऐड करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, एक लिमिट क्या होगी, एक लिमिट ये होगी बच्चों कि अब हवा जो है इससे ज्यादा, एक लिमिट आएगी जिससे ज्यादा अब हवा जो है इस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी। जो मैं पानी ऐड करता जा रहा हूं हवा में, एक लिमिट आएगी, अब हवा इससे ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाएगी। तो तब क्या होगा, तब शुरू हो जाएगा बच्चों कंडेंसेशन की प्रोसेस, तब ऐसे में शुरू हो जाएगी कंडेंसेशन की प्रोसेस, और हवा से जो है वो पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कहीं दीवारों में, कहीं सरफेसेस में टपकना शुरू कर देगा। ये रूम जो है वो वेट हो जाएगा और इस रूम की वॉल में जगह जगह जो है पानी की ड्रॉपलेट्स मुझे दिखाई देने लगेंगी। समझ सकते हो ना ये चीज, समझ सकते हो ना ये चीज, कुछ ऐसा, समझ आ रही बात। तो ऐसे केस में ये कहलाता है क्या, ये कहलाती है वो मैक्सिमम कंडीशन जहां पे पानी अब और वाटर होल्ड नहीं कर सकता, हवा जो है वो और वाटर को होल्ड नहीं कर सकती। तो याद रखिए उस हवा के उस मोमेंट में जो हवा होगी, ठीक है ना, जिसने मैक्सिमम वाटर होल्ड कर लिया है, कैरी कर लिया है, उस हवा को हम बोलेंगे बच्चों सैचुरेटेड एयर। अभी ग्राफिकली भी समझाता हूं इस बात को, उस हवा को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। समझ आ रही है बात, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। क्लियर है ना। थोड़ा ग्राफिकली भी समझते हैं इस बात को कि आप जानते हैं बच्चों ये ग्राफ, आप एक ग्राफ जानते हैं, सैचुरेशन लाइन ग्राफ तो जानते हैं ना। मान लीजिए मैं टीएस डायग्राम बनाऊं, टीएस डायग्राम मैं आपको बना के दूं और मैं बोलूं कि मान लीजिए मैं सुपर हीटेड कंडीशन में हूं, तो ये मेरी एयर अभी सुपर हीटेड कंडीशन में है, वाटर मान लीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है मेरी, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एयर। ये सुपर हीटेड कंडीशन में है तो मैंने से बोला अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है,
तो मैं हूं कहीं अनसैचुरेटेड कंडीशन में, अनसैचुरेटेड एयर की कंडीशन में। ठीक है, लोगो तो नहीं आ गया फिर से मेरा? एक सेकेंड। आ गया ना? ना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे मान लीजिए मैं हूं कहीं अनसैचुरेटेड एयर की कंडीशन में, तो ये है मेरी सुपर हीटेड की तरफ है, तो अनसैचुरेटेड हूं। लेकिन अब मान लीजिए मैंने कूल किया, कूल किया मतलब इस पानी को मैंने और इस हवा में मैंने और वाटर ऐड किया, जिससे उसका टेम्परेचर मान लीजिए कम हुआ, या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे भी बोल सकते हैं आप, कम किया। तो क्या होगा, ये कोई एक प्रेशर लाइन है, उससे मान लीजिए कम होके नीचे आया, तो अब क्या हो गया, ये देखो ये आ गया सैचुरेटेड लाइन में। तो अब सैचुरेटेड लाइन में क्या होगा, अगर मैं और ठंडा करता हूं तो देखो क्या होगा, इसमें वाटर जो है वो अलग होने लग जाएगा। यही तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है ना, यहां से इधर को चलूंगा पूरा लिक्विड बनता जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो हवा से पानी जो है वो अलग होने शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट कहलाएगा। भाई सैचुरेशन लाइन में जो पॉइंट है वो सैचुरेटेड पॉइंट है, तो यहां पे जो एयर होगी वो क्या कहलाएगी फिर, सैचुरेटेड एयर। समझ आ रही बात? समझ रहे ना, ये एक प्रेशर लाइन है कोई, ये दूसरी प्रेशर लाइन है मान लीजिए। तो इसीलिए यहां पे बेसिकली हमें सीधा सीधा ध्यान रखना होता है क्या, कि सैचुरेटेड एयर वो एयर है बच्चों जो मैक्सिमम वाटर को कैरी करके चल रही है। इससे ऊपर अगर आपने कोई वाटर ऐड किया तो इट विल लूज द वाटर विल स्टार्ट कंडेंसिंग। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि साइक्रोमेट्री में आप हर कैलकुलेशन में, ठीक है ना, साइक्रोमेट्री में आप हर कैलकुलेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। समझ आ गई बात? ठीक है ना, अभी आप साइक्रोमेट्री के हर कैलकुलेशन में आप देखोगे कि हम इस सैचुरेटेड की कंडीशन के साथ ही कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट है हवा में पानी ऐड करने की, उसके बाद आप ऐड करना भी चाहोगे नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, एक ग्लास है उसमें पानी भरने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब इसी के बारे में हम और बात करेंगे आगे। क्लियर है? चलें, समझ गए? नाउ नाउ दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एयर। क्या? एयर which carry maximum possible water। ठीक है, वो हवा जो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर को कैरी करके चल सकती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। समझ आ गई बात? अभी कोई बात नहीं बच्चों, अभी फिर से क्या, अभी तो कई बार जिक्र होगा इस सैचुरेटेड एयर का, ठीक है ना। तो अभी साथ साथ फिर से समझते हैं, ठीक है? समझ आई बात? नाउ नाउ अभी चलो आगे, अभी तो थोड़ा और मजा आना है धीरे धीरे जैसे समझते हैं। तो अभी ये सिर्फ मैंने 4 कैटेगरी ऑफ एयर बताई बच्चों, ठीक है। तो आप सिर्फ दिमाग में ही रखिए, ड्राई मतलब, फिर से बता रहा हूं, ड्राई एयर मतलब जब सिर्फ एयर में गैसेस हो। मॉइस्चर मतलब जब एयर में वाटर भी हो। अनसैचुरेटेड एयर मतलब एयर में वाटर सुपरहीटेड फॉर्म में हो, ठीक है ना। सैचुरेटेड एयर मतलब एयर में वाटर मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा और नहीं आ सकता, बस सिंपल, ठीक है ना। क्लियर है? चलो नाउ आगे चलते हैं। अब इसके आगे और टर्म्स क्या आती है बच्चों, अब इससे आगे और टर्म्स आती हैं। याद रखिए, साइकोमेट्री समझना मतलब यही बेसिक टर्म्स का समझना है और कुछ नहीं। यही बेसिक टर्म्स 5 से 6 टर्म्स हैं, ये आपको क्लियर है तो समझ लीजिए आप साइकोमेट्री जानते हैं, मतलब अपने पेपर के लायक तो पूरी जानते हैं। और ये आपको क्लियर नहीं है तो फिर वही है कि कंफ्यूजन स्टिल बना रहेगा, ठीक है। नाउ नाउ अब याद रखिए बच्चों, कहीं पर भी हम प्रेशर की बात करते हैं, मान लीजिए हम बोले प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। अब ये एयर कैसी है अभी हमें नहीं पता, हमने बोला प्रेशर ऑफ एयर, एयर में कितना प्रेशर है। तो याद रखिएगा डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बोले एयर जो है वो गैसेस प्लस वाटर वेपर से मिलके बनी है, ठीक है। मैं बार बार वाटर वेपर नहीं लिखूंगा, वेपर लिखूंगा तो समझ जाना, ठीक है ना। वेपर मतलब वाटर वेपर ही है, यहां और कुछ नहीं मिला रहे हैं हम, हवा में पानी ही मिला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सिंपल हम समझे कि प्रेशर ऑफ एयर, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूं तो हवा का जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर किससे मिलके बनेगा, वो प्रेशर मिलके बनेगा
दैट इज प्रेशर ऑफ ए मतलब एयर प्लस प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, तो ये तो सबको पता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, एयर मतलब ड्राई एयर, टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, तो इसका भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीवी हम टोटल प्रेशर बोलते हैं। और इनमें से जो है वो कोई एक भी पूछा जाए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, P माइनस पीवी, या पीवी इज इक्वल टू P माइनस पी ए, टोटल प्रेशर में से वो घटा दिया दूसरा वाला। क्लियर है ना, तो इस तरह की फॉर्म में जो है हम प्रेशर को जगह जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। तो कहीं पर भी हमें प्रेशर पुट करना होगा तो हम यही लेंगे, दैट इज डाल्टन्स लॉ, कि मॉलिक्यूल्स का जो मिलके कि सबका प्रेशर है वो मिला के टोटल प्रेशर है। समझ आ रही बात। तो ये हमारी बेसिक सी बात रही, जो मिक्सचर है एक तरह से। ठीक है, दूसरी बात समझो कि m कहता हूं मैं टोटल मास ऑफ एयर, टोटल मास ऑफ एयर को मैं m कहता हूं। तो m इज इक्वल टू एम ए प्लस एम वी हो जाएगा, टोटल मास ऑफ एयर मतलब जिसमें एयर भी है और वेपर भी है। ठीक है ना, तो एयर और वेपर को दोनों को मिला दें तो यहां पे एम ए प्लस एम वी हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मास ऑफ अ ड्राई एयर। तो याद रखिए, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ ड्राई एयर टू मास ऑफ वेपर। समझ आ रही बात। तो मास ऑफ ड्राई एयर एंड मास ऑफ वेपर, इतनी बात भी समझ गए आप लोग। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। कोई हॉट या कोल्ड वाटर ग्लास में होने पर बाहरी सरफेस पर वाटर की ड्रॉपलेट किसके वजह से होता है? बहुत अच्छी बात है, अभी बताएंगे वो भी किसके वजह से होता है। समझ गए। तो ये दो तीन चीजें और ध्यान रखेंगे, मास को कैसे लिखते हैं, टोटल मास को, टोटल प्रेशर को कैसे लिखते हैं। ठीक है नाउ, तो जिसको भी बच्चों साइक्रोमेट्री पढ़ना आफत लगता था, मैं गारंटी बता रहा हूं आज के बाद अगर इस लेक्चर को पूरा अटेंड करोगे तो एटलीस्ट आपको आफत नहीं लगेगा, ये इंटरेस्टिंग लगेगा और पढ़ना चाहोगे, या फिर उतना पढ़ के आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नाउ इतनी बात समझ गए। नाउ अब यहां पे कुछ टेम्परेचर्स भी हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एक टेम्परेचर आता है दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या होता है बच्चों, तो याद रखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा है वो टेम्परेचर जो हम किसी थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी थर्मामीटर से, हमारा पास एयर है, उस एयर में हम ऑर्डिनरी थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है ना, तो उसको हम एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे, दैट इज टेम्परेचर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर। ठीक है, उसको हम डीबीटी भी बोलते हैं, डीबीटी। लेकिन याद रखिए अभी दूसरी टर्म बताता हूं, दैट इज एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर जिसको हम डब्ल्यूबीटी बोलते हैं। अब वेट बल्ब टेम्परेचर को समझते हैं, उसके बाद वापस ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब कि आपका जो थर्मोमीटर है उसमें अगर हमने कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर दिया जिससे हवा जो अब आ रही है वो विद वाटर आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो याद रखिए टेम्परेचर मेजर्ड बाय एन थर्मोमीटर, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर ही है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मेरे बोलने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने पे नहीं। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंट में, मतलब यहां पे जब हम थर्मोमीटर ले रहे हैं तो इस थर्मोमीटर को हम डायरेक्टली ऐसे, जो भी एयर हमारा चल रहा है, ठीक है, जो भी एयर हमारा चल रहा है उसकी प्रेजेंट में हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर हमेशा क्या कहलाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेकिन अगर हम अपने थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर,
मॉइस्ट एयर मतलब कैसे बोले, क्या करेंगे हम लोग, इस पे जो है वो एक जो है वो इसके बल्ब में लगा देंगे। बल्ब समझते हैं ना, जो आगे का थर्मोमीटर का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड बल्ब। ठीक है ना, तो उसमें हम एक वेट विक लगा देंगे, वेट कॉटन विक, कपड़ा मतलब। तो वेट कॉटन लगा दिया, अब जो भी एयर यहां पे टकराएगी वो वाटर के साथ आएगी, तो दैट इज कॉल्ड इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, तो एयर जो भी आ रही है वो इस मॉइस्चर के साथ आ रही है, तो ऐसे में इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। नाउ 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 ड्राई बल्ब वेट बल्ब समझ गए। अब यहां पे याद रखिए बच्चों, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना, अब ऑब्वियस बात है इन दोनों में अगर मैं एक आइडिया आपसे ऐसे ही लूं बेसिक कि इन दोनों में कम कौन सा टेम्परेचर होगा, तो आप समझते हैं ऑब्वियस बात है, आप क्या बोलोगे, ये हवा जो है वो पानी के कांटेक्ट में आके कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर, तो ऑब्वियस बात है बड़ा कौन, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, छोटा कौन, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ड्राई बल्ब से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना छोटा है, ठीक है ना, ड्राई बल्ब से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना कम है, इसको निकालने के लिए हम बोलते हैं दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है ना, तो वेट बल्ब डिप्रेशन मतलब हो जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। सिंपल है, समझ आई बात। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना कम है उसको हम इतना डिप्रेशन दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, यूज क्या है बच्चों, यूज हम सिर्फ ये बना रहे हैं अलग अलग कंडीशन, अभी यूज सब समझ में आ जाएगा, तभी सिर्फ टर्म्स को समझते चलो। ठीक है ना, ये सब जहां जहां यूज होंगे वहां अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, समझ आ रही बात। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक तरह से मॉइस्चर, ये हम इससे कंडीशन ये बनाना चाह रहे हैं कि अगर मैं मॉइस्चर को ऐड करता हूं एयर में तो जो टेम्परेचर नोट होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को हमने वेट बल्ब बोल दिया। अब वेट बल्ब टेम्परेचर धीरे धीरे हो सकता है इतना कम हो जाए कि वो क्या बन जाए, तो हम अगला टेम्परेचर हमारा आता है दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगला टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट आप सब लोग जानते हैं बच्चों, ड्यू किसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओस पाला जिसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यू। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, तो अब यहां पे याद रखिए वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद वाटर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है हवा से। ठीक है, अभी बताता हूं, द टेम्परेचर आफ्टर विच, या एट विच ही बोलो, एट विच वाटर will start condensing, water will start condensing, किसमें, water in air will start condensing। अब ध्यान से समझो बच्चों इस डायग्राम, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इस डायग्राम को मैं आपको दिखाता हूं, इस डायग्राम को मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई टीएस डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं यहां सुपर हीटेड कंडीशन में हूं। ठीक है, हवा में पानी है लेकिन सुपर हीटेड फॉर्म में है, ये टीएस डायग्राम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम को आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं हवा में इस टाइम में इस कंडीशन में हूं, तो यहां पे मैं टेम्परेचर नोट करूंगा, कुछ ऐसा होगा, तो ये टेम्परेचर मेरा क्या कहलाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीवीटी, कुछ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। समझ आई बात इतनी। नाउ अब मैंने मॉइस्चर ऐड किया, ठीक है, मॉइस्चर ऐड किया, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन चले गया। ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन चले गया। अब मैंने टेम्परेचर नोट किया इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वो क्या कहलाएगा, मॉइस्चर ऐड हुआ है तो उस टेम्परेचर को हमने WBT बोल दिया। और ये कितना डाउन हुआ है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया, वेट बल्ब डिप्रेशन, है ना। देखो सब चीज समझा रहा हूं यहां पे, वेट बल्ब डिप्रेशन बोल दिया इन दोनों के डिफरेंस को। समझ आ रही बात। नाउ अब मैंने और मॉइस्चर ऐड हुआ, इस तरह से ऐड हुआ मॉइस्चर कि भाई ये जो पानी है हमारा वो इस सैचुरेटेड लाइन में आ गया, सैचुरेटेड लाइन में आ गया। अब अगर सैचुरेटेड लाइन में आ गया तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड लाइन में आ गया मतलब अब इसमें और पानी ऐड हुआ तो इट स्टार्ट कंडेंसिंग। समझ रहे ना बात।
तो मतलब ये टेम्परेचर क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या बोला हमने, जिस टेम्परेचर पे कंडेंसिंग स्टार्ट हो जाए वो टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट हमेशा याद रखेगा सैचुरेशन लाइन में ही होगा, ऑलवेज एट, ऑलवेज मेजर एट सैचुरेशन लाइन, हमेशा, क्योंकि सैचुरेशन लाइन में ही हमेशा चीजें उसके बाद कंडेंस होनी शुरू होंगी। तो इसीलिए ये टेम्परेचर क्या हुआ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हुआ। नाउ अब इसमें भी देख लीजिए आप, ड्राई बल्ब से ये कितना कम हुआ, ड्राई बल्ब से ये कितना कम हुआ, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। समझ आ रही बात, तो याद रखिए ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या हुआ फिर, यहां पे भी आपके ऑब्जेक्टिव कवर होने वाले हैं, ठीक है ना, हर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन मतलब, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन मतलब दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कितना कम है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कितना कम है। समझ आई बात, तो दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से तरीके से, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ जाएगा। बहुत टिपिकल इसे बनाना ही नहीं है कि कुछ बड़े बड़े ग्राफ देखें, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछूं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इन टेम्परेचर्स को घटते हुए ऑर्डर में लगाइए, ठीक है ना। तो फॉर एनी कंडीशन अगर मैं बोलूं तो जनरली क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, और उसके बाद जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, है ना। इन जनरल कंडीशन ये रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरी हवा जो है, मेरी एयर जो है वो सैचुरेटेड एयर है, फॉर सैचुरेटेड एयर, मान लीजिए मेरी हवा ही सैचुरेटेड है, तो अब खुद ही बताइए, अगर हवा सैचुरेटेड है तो मतलब हवा ऑलरेडी जो मैं कंडीशन बोल रहा हूं वो कंडीशन सिर्फ सैचुरेशन लाइन में ही है, और अगर मेरी हवा सैचुरेटेड एयर ही है तो ऐसे में चाहे वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो, ड्यू पॉइंट हो या वेट बल्ब हो, इस पॉइंट पे रहेगा सब कुछ। तो याद रखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि फॉर अ सैचुरेटेड एयर, ठीक है, अनसैचुरेटेड के लिए बोलेगा ऊपर वाली कंडीशन है कि ये बड़ा उससे बहुत छोटा ही है, उससे छोटा ही है, ठीक है। फॉर सैचुरेटेड एयर, अगर हम हवा जो है वो सैचुरेटेड है, हवा सैचुरेटेड मतलब फिर से वही बता दूं, हवा सैचुरेटेड मतलब कि अब हवा में और पानी ऐड नहीं हो सकता, तो मतलब ऐसे में ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो या वेट बल्ब टेम्परेचर हो या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो, ये एक ही होते हैं। क्यों, क्योंकि सब ड्यू पॉइंट हुए, उसके बाद जो है और पानी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि हवा सैचुरेटेड है, तो और पानी ऐड नहीं हो सकता मतलब हवा सैचुरेटेड है, मतलब इसके ऊपर अगर आपने हल्का सा भी मॉइस्चर बढ़ाने की कोशिश करी इट विल गेट कंडेंस। तो यहां पे ये क्या हो गए, इन टेम्परेचर को हम इक्वल मान के चलते हैं, मतलब ये एक ही बात है फिर। तो ऐसे में डिप्रेशंस क्या होते हैं, जीरो, है ना। ऐसे में फिर डिप्रेशंस क्या होंगे, ऐसे में डिप्रेशंस कहलाएंगे जीरो, क्योंकि डिफरेंस कुछ हो गया नहीं इन टेम्परेचर के बीच में, तो डिप्रेशन विल बी जीरो। समझ आ रही बात, चाहे वो वेट बल्ब डिप्रेशन हो या ड्यू पॉइंट डिप्रेशन हो, दैट डिप्रेशन आर जीरो। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ऐसे में तीनों टेम्परेचर इसी पॉइंट पे लाई करेंगे क्योंकि हवा ही सैचुरेटेड है। समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं। अगर यहां तक आप समझे हैं तो बस दो चीजें और समझेंगे और जिंदगी का मजा लेना शुरू कर देंगे, मतलब हवा में पानी का मजा लेना शुरू कर देंगे। बताइए, बताइए जी, चलें आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी, कोई जवाब नहीं आया मतलब सब समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, नाउ, नाउ हर एक बच्चे को क्लियर होना प्रॉपर जरूरी है बच्चों, चीजें महसूस होनी प्रॉपर जरूरी है। नाउ देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको, चलो कोई बात नहीं। नाउ देखो, ठीक है,
अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसको बता देते हैं। और जैसे मान लीजिए बॉटल है, ठीक है ना, ये कोई बॉटल है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है बॉटल के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, पानी, ठंडा पानी जो भी है। लेकिन इस बॉटल के बाहर आपको कोई ड्रॉपलेट्स नजर आ रही है वाटर की? नहीं ना। इसके बाहर हवा होगी लेकिन कोई ड्रॉपलेट्स नहीं है, नहीं नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं अभी रेफ्रिजरेटर का पानी भर दूं, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल कोल्ड वाटर जो है वो भर दूं इसके अंदर, तो फिर थोड़ी देर में हो सकता है आपको इसके आसपास थोड़ी छोटी ड्रॉपलेट नजर आए। तो ये ड्रॉपलेट जो है बताओ, अगर मैं इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भर दूं, ये ड्रॉपलेट जो है बताइए मुझे गर्मियों में ज्यादा नजर आएगी या सर्दियों में? जल्दी बताइए। चिल्ड मौसम, ठंड है मान लीजिए, और ठंड में मैं इस बोतल के अंदर ठंडा पानी भर के यहां पे खुली हवा में रख दूं, तो इसके बाहर जो ड्रॉपलेट्स होगी वो सर्दियों में ज्यादा होगी या गर्मियों में? जल्दी बताओ। विंटर में कि समर में? दिवाकर जी, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, यू विल गेट द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड स्टेट। गर्मी में, वेरी गुड वेरी गुड, और भी जवाब दो यार, टेक पार्ट इन अ डिस्कशन। गर्मियों में, गर्मियों में, गर्मी में, समर में, वेरी गुड, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इसके बाहर ड्रॉपलेट है वो किसके वजह से है? अंदर की वजह से नहीं है, अंदर जो है वो तो सिर्फ टेम्परेचर है। तो जैसे ही मैं कोल्ड एयर, कोल्ड टेम्परेचर को हवा के कांटेक्ट में लाया, हवा जैसी इसके कांटेक्ट में आई, तो अब अगर इसका टेम्परेचर इतना कम है इस सरफेस का कि वो हवा जैसी इसके कांटेक्ट में आती है उस हवा के पानी को वो कंडेंस कर देता है। देखो ना, अगर हवा अनसैचुरेटेड भी है, अगर हवा कहीं आपकी अभी हवा में पानी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हवा अनसैचुरेटेड कंडीशन में, तो इस टाइम मेरे रूम में जो हवा है वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन यहां पे मैं अचानक अगर जो है यहां पे एक ठंडी बोतल लेके आ जाऊंगा, ठंडी बोतल लेके आ जाऊंगा, और उस ठंडी बोतल के वजह से यहां पे जैसे ही हवा इसके कांटेक्ट में आएगी और उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और वो डाउन होके यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, इतना टेम्परेचर डाउन हुआ, इसके सरफेस में जो एयर है वो यहां तक पहुंच गई, तो क्या होगा? हवा से पानी अलग होना शुरू हो जाएगा और इसके सरफेस पे जो है वो ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज सिंपल कंडेंसेशन, दिस इज सिंपली कंडेंसेशन। और मैंने क्यों पूछा गर्मी में सर्दी में क्यों? भाई आग मत लगाओ शिवम भारद्वाज जी, ठीक है, इतनी गर्मी भी नहीं है। सिंपल क्या बोल रहे हैं हम, ऐसा हमने क्यों पूछा सर्दियों गर्मी में? क्यों? क्योंकि गर्मियों में चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि गर्मियों में हवा में पानी ज्यादा है, सर्दियों में ऑलरेडी हवा में पानी कम होता है। तो विंटर्स में हवा में पानी ऑलरेडी कम होता है, तो ऑब्वियसली बात है फिर कंडेंस भी कम ही पानी होगा, उसका भी चांस कम है। लेकिन गर्मियों में पानी ऑलरेडी भर भर के होता है हवा में, तो ऐसे में कंडेंस भी ज्यादा होगा, तो हवा कांटेक्ट में आएगी ठंडे के, तो जल्दी कंडेंस होगी। समझ आ रही बात? दैट्स इट, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सारे एग्जांपल्स बच्चों ऐसे ऐसे हैं जो आप घरों में आराम से देख सकते हो दिन भर। तभी तो मैं कहूं कि अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर आप हवा में पानी को महसूस करना शुरू कर दोगे। नाउ अब यहां पे बच्चों एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड, अब बस दो टर्म्स आपको समझनी है, उसके बाद साइकोमेट्री आप समझ जाओगे। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नाउ ध्यान से समझिएगा, अब अगली दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि बच्चों की यही सब चीजें समझ नहीं आती हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बच्चों हम ओमेगा से दिखाते हैं, पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ बरसात में, ठीक है, छोड़ो उसे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बच्चों सिंपल सा अर्थ है इसका, इसको ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, इसको ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ही हो जाता है बच्चों, कितना मास ऑफ वेपर, वेपर का मास कितना है हमारा एज कंपेयर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना, इन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एयर। मतलब कोई हवा है, जैसे यही हवा है, इस हवा में, ये क्या है? हवा है, इसमें मिक्सचर ऑफ वाटर भी होगा, वेपर भी होगा। तो इस हवा में वेपर का मास कितना है एज कंपेयर टू ड्राई एयर के मास के?
समझ आ रही बात? वेपर का मास कितना है एज कंपेयर टू ड्राई एयर के मास के, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्लियर है? बहुत सिंपल। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर। मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर। समझ आ रही बात? इन किसमें? इन अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर में। मिक्सचर मतलब वेपर प्लस एयर के मिक्सचर में हवा का मास कितना, उसका वेपर का मास कितना है एज कंपेयर टू ड्राई एयर के। तो ये रेशियो जो है वो सिर्फ ये बताता है कि कितना हवा है एज कंपेयर टू आपके ड्राई एयर के। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? तो यहां पे देखो ओमेगा इज एम वी अपॉन एम ए, तो इसका मतलब अब यहां पे ध्यान समझिएगा। तो इसकी यूनिट भी क्या होती है बच्चों? यूनिट अगर हम केजी में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं, अगर मैं ग्राम में दिखा रहा हूं, अगर मास जनरली कम होता है ना तो मैं ग्राम में दिखाता हूं कई बार मास, तो ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है ना? तो ऐसे बोलूंगा ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर ऐसे बोलूंगा, या केजी में ही दिखा रहा है तो केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और कम यूनिट है तो ग्राम में हम लोग कई बार शो कर लेते हैं। ठीक है? नाउ नाउ तो मतलब क्रॉस करके नहीं करेंगे। ठीक है? अब यहां पे देखो, अब इस रिलेशंस को हम कैसे फॉर्म में लिखते हैं बच्चों? देखो अब याद रखिए, मास को मैं पीवी अपॉन आरटी लिख सकता हूं, मास को मैं पीवी अपॉन आरटी लिख सकता हूं। तो यहां पे ओमेगा को मैं सेम इस फॉर्म में तोड़ देता हूं कि प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है, पीवी अपॉन आरटी की फॉर्म में, एम और अपॉन एम को वॉल्यूम अपॉन आरवी अपॉन टी, है ना, अपॉन एयर के लिए पी ए वी आर ए टी। कुछ ऐसा आ जाता है बच्चों रिलेशंस। ठीक है ना? ये क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। ये जो हम चेक कर रहे हैं वो याद रखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v बाई टी और v बाई टी विल कैंसिल आउट। ये रेशियो क्या बनेगा? दैट रेशियो विल बिकम pv अपॉन, pv क्या है बताया था अभी स्टार्टिंग में, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है? वेपर अपॉन एयर इंटू आर ए अपॉन आरवी, आर ए अपॉन आरवी। समझ आ रही है बात इतनी? ठीक है ना? समझ आ रही है बात इतनी? सिंपल। तो याद रखिए ओमेगा जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है, टू इंटू आर ए अपॉन आरवी, वही कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है ना? अब यहां पे बच्चों आप वैल्यू अगर जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कन्वर्ट कर लीजिए जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू में। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इन जनरली हमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यू ऑल नो दैट कि आर ए क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो है, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको सेपरेट लेक्चर में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट विल बी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मैंने कहा ना आर यू या आर बार जो भी लिखना चाहो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। ठीक है ना? तो यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? दैट इज पीवी अपॉन पी ए इंटू आर ए। आर ए को क्या लिखूंगा? आर ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एयर। ठीक है ना? आर वी इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर। समझ आ रही है बात? आर ए और आर वी के जगह मैंने आर अपॉन एम और आर अपॉन एम रख दिया। तो ऐसे में क्या है? आर और आर भी कट जाता है, सॉरी हाँ, आर और आर भी कट जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आप एयर पुट कर दें बस। तो अब देखो आंसर क्या हो जाता है। ये मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया बच्चों, आपको पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे बताना सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, पूरा पूरा लेक्चर बता देता हूं। नाउ मास ऑफ वेपर, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर, वेपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? क्या होता है बच्चों? H2O। H2O मतलब 2 + 16 18। मास ऑफ एयर क्या होता है? 29। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर क्या होता है? 29। सॉल्व कर लीजिए, इट विल कम W इज इक्वल टू 0.622 PV अपॉन PA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये इतनी बार पेपर में सिर्फ फॉर्मूला बच्चों पूछा गया है, बहुत बहुत बार, हर तरह के लेवल के पेपर में, हर तरह के लेवल के पेपर में, याद रखिएगा। तो आज तक कई बच्चों को पता भी नहीं होता है फॉर्मूला कैसे आता है,
बहुत छोटी सी बात है, मतलब जिसने पढ़ा है उसे तो पता ही होगा, लेकिन जिसने ऊपर ही देखा है उसे कंफ्यूजन होता है, और कुछ भी नहीं है, देखो 2 लाइन का डेरिवेशन खत्म। समझ आ रही बात? तो ये बेसिकली चीज बच्चों ध्यान रखनी है, दैट इज W इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन PA। तो यहां पे आपको जब भी पूछता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू, यू ऑल हैव टू नो दैट, ये बहुत 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 कर लेना भाई। 18 कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? 18 और यही आ रहा ना, निकाल लेना। मैं तो वैल्यू याद है ना इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन होगा तो 18.29 कर लेना, लगभग यही आएगा, पीवी अपॉन PA। नाउ तो अब देखो सिंपल, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? 0.62 पीवी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना, ये सबको पता है पार्शियल प्रेशर। हाँ, तो दैट इज, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0.622 पीवी। मानो मुझे सिर्फ वेपर का प्रेशर दिया होगा, अगर मुझे सिर्फ वेपर का प्रेशर दिया होगा तो इसको माइनस पीवी भी लिख सकता हूं, क्योंकि टोटल प्रेशर में से वेपर का घटा दो तो एयर का ही आता है, ये भी हमने लिख लिया था पहले। तो बस कुछ इस तरह की फॉर्म में, आपको मानो एयर का दिया है सिर्फ, जनरली वेपर का देगा तो तब ऐसा करेंगे, एयर का दिया है तो ऊपर पी माइनस PA लिख दो, ठीक है ना, ऊपर P माइनस PA लिख दो, बात एक ही है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशन करते हैं। बताइए समझ में आ गया? अरे आईसी हो जाएगा यार, तुम लोग आगे की टेंशन क्यों लेते हो, पहले जो चल रहा है उसके मजे लो ना। क्या फर्क पड़ता है मैं बोलूं हाँ कराऊंगा, क्या फर्क पड़ता है मैं बोलूं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, जो करना होगा वो करना ही होगा, उसमें क्या है। जब बोल दिया एक बार कि सब कुछ होगा तो सब कुछ ही होगा, फिर तो इतना परेशान नहीं होते तब से आईसी इंजन। तुमने किसी ने एक बार भी और आईसी इंजन लिखा, मैं आईसी इंजन कराऊंगा ही नहीं। पहले देखो ना जो चीज चल रही है उसके तो मजे लो, और मजे नहीं ले पा रहे हो तो फिर लाइव आने का फायदा नहीं है, फिर आराम से करते रहना जब मजे लेने का मूड होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बस बच्चों आपने सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ ली। तो अब फिर से मैं बता दूं एक बार लास्ट, कि अगर कहीं पर भी हम जिक्र करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, तो आपने सीधा सीधा इसका अर्थ क्या लगाना है कि भैया इस हवा में वेपर का मास कितना है एज कंपेयर टू इस हवा में ड्राई एयर के मास के, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। नाउ नाउ अब लास्ट टर्म, बस एक और चीज समझ लो और आपकी दुनिया जो है वो संवर जाएगी, ठीक है। एक और चीज समझ लो और आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ चलो पहले एक और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के अलावा मैं एक और चीज चलो वो बाद में बता देंगे, कोई बात नहीं, वो बाद में बता देंगे। नाउ अब लास्ट चीज समझ लो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बस अब ये लास्ट मुसीबत यही है जो कईयों के समझ में नहीं आती, क्योंकि ये प्योर कंसेप्चुअल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में बहुत पूछी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंसेप्ट सारा इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है ना, कंसेप्ट जो है वो सारा इसी पे डिपेंड होता है। तो याद रखिएगा, तो कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज कॉल्ड फाई। फाई से डिनोट करते हैं इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। नाउ अब ध्यान से समझिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है। अब अभी हमने बात करी बच्चों मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ एयर की, ठीक है, मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर की, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अंतर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो याद रखिए, अब अंतर मैं कैसे बताऊं, अंतर में कुछ ऐसे बताऊं, मैं आज कुछ सामान लेके आना चाहिए था मुझे, कुछ चीजें बहुत और मजा आता पढ़ने में, कुछ ग्लास व्लास पानी वानी। सिंपल, मान लीजिए ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए मैं कोई बॉक्स है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कोई बॉक्स है, ये बॉक्स अभी पूरा खाली है, ठीक है, एम्प्टी बॉक्स, इट इज एन एम्प्टी बॉक्स। तो इस एम्प्टी बॉक्स में, ठीक है ना, पूरा खाली है, ये एम्प्टी बॉक्स है। अब इस एम्प्टी बॉक्स को आप मान लीजिए ड्राई एयर है ना, अगर एम्प्टी बॉक्स है तो मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, सिर्फ ड्राई एयर है, समझ गए, ड्राई एयर है, ठीक। नाउ अब इस ड्राई एयर में, मतलब सिर्फ ड्राई एयर है तो मतलब पानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, तो अब इस एयर में मैं वाटर ऐड करना शुरू करता हूं, ठीक है। मान लीजिए इस एयर में मैंने वाटर ऐड करना शुरू किया इस कंटेनर के अंदर, तो मैं पानी भरना शुरू किया, पानी भरा, इस लेवल पे पहुंचा,
इस लेवल पे पहुंचा, इस लेवल पे पहुंचा, इस लेवल पे पहुंचा, ठीक है। ये मैंने हाफ छोड़ दिया। तो अब मैं बोलूं अगर मैंने इस पे पानी जो है वो हाफ भर के छोड़ दिया, ठीक है, एयर भी इसमें मिक्सअप ही है, और मैंने आपको बोला कि अब बताइए इसमें और कितना पानी आ सकता है, तो आपने कहा सर इसमें तो अभी आधा पानी और आ सकता है, इतना पानी जो है वो और भरा जा सकता है। समझ आ रही बात? तो एक तरह से क्या बता रहा है, इस कंटेनर की कैपेसिटी बता रहा है कि इतना पानी इसमें और आ सकता है। समझ आ रही बात? लेकिन अगर मैं इसको पूरा भर दूं, ऐसा पूरा भर दूं, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अब इसमें पानी कितना आ सकता है, तो आप बोलोगे नहीं सर अब इसमें और पानी नहीं आ सकता है। क्लियर है? इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से 100% भर चुकी है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 100% भर चुकी है। समझ रहे ना? तो इसमें बोलूं मैं कि कितना स्पेस कवर हो रखा है पानी से, वो हम बोले 100% कवर हो गया है। अब इसमें मतलब 100% कवर होना मतलब कि अगर अब मैं इसमें और पानी ऐड करता हूं तो क्या वो पानी इसके अंदर रह पाएगा? नहीं जी, वो पानी जो है वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात? इसके बाद मैंने इसमें अगर इसको पूरा फिल कर दिया मैंने, तो उसके बाद में इसमें अगर एक भी बूंद ऐड करता हूं पानी की तो वो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये बेसिक सी बात समझो कि जैसे कि बेसिक सी बात क्या है कि जैसे कि मेरा, चलो थोड़ा सा और मजा लें, ठीक है। हो सकता है बच्चों आपको मजा ना आए, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है इस चीज में, तो मैं मजे लेने चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा जार है, ठीक है, ये अभी खाली है, मानो खाली है, इसके अंदर एयर होगी। तो इस एयर में कितना पानी मैं ऐड कर सकता हूं? मैंने पानी ऐड करना शुरू किया, देखो पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। नाउ अब इसमें 50% जो है वो पानी भर चुका है, तो खाली कितना है? कैपेसिटी कितनी है अभी? 50% खाली है, तो 50% ये भर चुका है। समझ आ रही बात? लेकिन अभी भी इसके अंदर 50% पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो मतलब अगर ये मैं बोलूं मेरा एनवायरमेंट है, ये मेरा एनवायरमेंटल एयर है, तो अगर ये मैं बोलूं मेरा एनवायरमेंट है, तो इस एनवायरमेंट में आधा पानी है और आधा पानी अभी और ऐड हो सकता है। तो अब मैंने वो आधा पानी और ऐड कर लिया, और अब मैंने देखो ये पूरा भर दिया, ये बिल्कुल अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मैंने पूरा पूरा भर दिया। समझ आ रही बात? देख पा रहे हो कि मुझे नजदीक जाना पड़ेगा? बताओ, ठीक है, देख पा रहे हो? तो अब ये क्या है? अब हवा पूरी पानी से भर चुकी है, तो इस हवा को क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड एयर। समझ आ रही बात? इस हवा को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एयर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अब इसके ऊपर ये 100% हो चुका है, तो 100% मतलब 100% भर चुका है, तो अगर मैं अब इसके ऊपर थोड़ा और पानी ऐड करना चाहूंगा तो वो पानी कहां जाएगा? ये देखो, इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग। ये पानी जो है वो कंडेंस होना शुरू हो गया, पानी गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब और पानी लेने की कैपेसिटी नहीं है। बस इस छोटी सी बात को समझना था। तो ये कंडीशन क्या हुई? ये हुई सैचुरेटेड कंडीशन। समझ रहे ना बात? ये हुई सैचुरेटेड कंडीशन। तो सैचुरेटेड कंडीशन के कंपेयर में, सैचुरेटेड कंडीशन के कंपेयर में उस खाली वाली किसी कंडीशन को जहां पे थोड़ी जगह थी, उसको समझना इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मतलब ये है 100% बच्चों। इस 100% को जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी भी स्टेज से, इसके नीचे की कोई भी स्टेज हो सकती है, सोचो स्टेज हो सकती है जब 10% भरा हो, स्टेज हो सकती है जब 20% भरा हो, 30%, 40, मतलब 100% से नीचे की कोई भी स्टेज हो सकती है। तो वेपर का जो मास है, वेपर का मतलब पानी, वेपर का जो मास है हवा में, वो इस सैचुरेटेड कंडीशन के कंपेयर में कितना है? ठीक है ना? वेपर का मास इतना भी हो सकता है, 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 लेकिन हम हमेशा कंपेयर किससे करेंगे? 100% वाली से, कि भैया अब इसके बाद और मास नहीं ऐड हो पाएगा, ये मैक्सिमम मास है इस हवा में, ये मैक्सिमम मास है। भाई इस जार की कैपेसिटी इतनी है, तो इसमें जितना पानी आया उसका एक मास होगा ना,
समझो बड़ा सिंपल है। ये जार की कैपेसिटी जितनी है, मान लीजिए इसमें 1 किलो पानी आया, सिंपल से समझते हैं देसी भाषा में, इस जार में 1 किलो पानी आया मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आया। अब 1 किलो से मतलब 1.1 भी नहीं हो सकता, 1.01 भी नहीं हो सकता, 1.001 भी नहीं हो सकता, मतलब एग्जैक्टली 1 kg इसके ऊपर आ गया। लेकिन इस 1 kg को अगर मैं कंपेयर करूं किससे, मान लीजिए इसमें सिर्फ 200 ग्राम पानी आया, डाला मैंने पहले, तो 200 ग्राम अपॉन 1 kg, क्योंकि 1 kg कौन सा मैक्सिमम है। तो पानी के मास को, पानी के किसी भी मास को जब इस 100% वाले मास से कंपेयर हम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यही है बच्चों कि ये परसेंटेज हमेशा हमें ये बता देगा कि भैया कितना पानी अभी और ऐड हो सकता है या कितना पानी ऐड हो चुका है। ये परसेंटेज हमेशा हमें ये चीज शो करता है। तो जब हम अपने एयर कंडीशन वगैरह में ह्यूमिडिटी सेट करते हैं, तो हम अपनी जब ह्यूमिडिटी कोई बताते हैं कि मुझे ह्यूमिडिटी इतनी चाहिए, तो वो हमेशा किसके कंपैरिजन में होती है, कि जो हवा हमारी है इस टाइम पे, उस हवा के कंपेयर में ही वैल्यू रखेगा। क्योंकि ये देखो ना, आप अगर मानो बोलते हो, इसकी जरूरत बताता हूं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप बोलते हो कि भाई आपने एसी, आपने बोला कि यार एसी एयर कंडीशन वाला आपको रिमोट पकड़ा के गया कि सर इसमें आप ह्यूमिडिटी सेट कर सकते हो इस बटन से, और इस बटन से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो टेम्परेचर का तो चलो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होगा कि यार 25-26 कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर का थोड़ा बहुत ज्ञान आदमी को है। और फिर टेम्परेचर से क्या है, महसूस भी हो सकता है उसे कि यार थोड़ी ठंड ज्यादा हो रही, बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, टेम्परेचर को थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही, कम कर देता हूं, तो ये तो फिर भी चल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि सर ह्यूमिडिटी भी सेट कर दो, तो आप कैसे करोगे कि यार हवा में पानी, यूं हाथ हिलाया, हवा में पानी यार अभी तो 40% है, मैं 50 कर देता हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब वो हवा में पानी कितना है, ये आप ऐसे ह्यूमन ऐसा तो जज नहीं कर सकते बिना किसी डिवाइस के, समझना बात। तो इसीलिए एयर कंडीशन को कैसे स्मार्ट बनाया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो हमेशा आप जो भी सेट करोगे, वो हमेशा परसेंटेज उसके हिसाब से सेट करेगा जो अभी हवा में पानी जितना है। समझ आ रही बात। तो हवा में अभी पानी जितना है उसके हिसाब से वो परसेंटेज सेट करेगा। आप कुछ भी बोल दोगे 50% पानी रखो यार हवा में, थोड़ा सा मजे से छप छप करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होने का। आपने बोला कि 40% ह्यूमिडिटी या 50% ह्यूमिडिटी ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से होनी चाहिए, तो आपको बता के गया इसी वाले 50% रखना सर। तो 50% रखना मतलब अब वो 50% किसके हिसाब से सेट करेगा, वो जो इस टाइम पे एयर प्रेजेंट होगी उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसलिए कंपैरिजन वैल्यू बहुत जरूरी होती है कि इस टाइम पे जो हवा है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है पानी ऐड करने की, उसके हिसाब से मैं, पता चला आपने जो अपना 50% सेट कर रखा है कि भैया 50% मतलब इतना पानी हवा में डाल दियो, तो 50% मतलब इतना पानी हवा में डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि वहां पे बहुत जरूरी है कि पहले हवा में मैक्सिमम क्या है, उसका लिमिट क्या है। मतलब आपने इतना डाल दिया कि अभी जो हवा में है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना, वो 50% में ही भर गया पूरा, तो फिर तो आपको वैसे ही मॉइस्चर मिलेगी। तो यहां पे इसीलिए रिलेटिव वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव नहीं है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जस्ट वेपर का मास है एज कंपेयर टू ड्राई एयर के मास के, ठीक है ना। तो अंतर समझिएगा दोनों में, जस्ट वेपर का मास है ड्राई एयर के मास के। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कितना मास वेपर का आ सकता है एज कंपेयर टू कितना अभी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सिंपली रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एयर, सॉरी एक्चुअल मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम, सैचुरेटेड वेपर, समझ आ रही बात। तो फाई इज जस्ट, इट इज जस्ट नथिंग, इट इज अ mv अपॉन mv सैचुरेटेड, समझ आ रही बात। मास ऑफ वेपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मास ऑफ वेपर, सिंपल, समझ आ रही बात, दैट इज सिंपल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं फाई की, ठीक है, समझ आ गई बात। नाउ अब अगर हम फाई को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसके भी फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। और भी बहुत एग्जांपल है बच्चों जिस तरह से आप समझ सकते हैं इन चीजों को। कहां गया मेरा मार्कर, ये रहा, ठीक है ना। और भी हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखो सेम फाई इज इक्वल टू, इसको मैं सैचुरेटेड लिख देता हूं, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसको मैं वही सेम पीवी अपॉन आरटी की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो पीवी
अपॉन आर टी, ऊपर ही लिख लेता हूं चलो, आर वी टी अपॉन पी वी, पी ऑफ सैचुरेटेड एयर, ठीक है, सैचुरेटेड, अपॉन इंटू वी अपॉन आर ऑफ सैचुरेटेड एयर टी, ठीक है। तो सैचुरेटेड एयर और इसका कैरेक्टर तो सेम ही है ना, सैचुरेटेड बोलो या वेपर बोलो, कैरेक्टर तो सेम ही है, तो इसलिए आर की वैल्यू सेम ही रहेगी बच्चों, चाहे मैं सैचुरेटेड बोलूं या ये वैल्यू विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आप सिंपली देखो, अगर वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, आर से आर भी कट गया, समझ रहे ना आर क्यों काटा मैंने, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वहां पे तो एक आर था वेपर का और एक आर था एयर का, दोनों के कैरेक्टर अलग है, एयर अलग है गैसेस है और वेपर वाटर है, तो वहां पे हमने आर आर दोनों के अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ है बच्चों, आर वेपर ही है और ये भी वेपर ही है, लेकिन एक वेपर नॉर्मल है, एक वेपर सैचुरेटेड है, तो कैरेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं है, कैरेक्टर विल रिमेन सेम। तो इसीलिए आर से आर भी मैंने काट दिया, समझ गए ना, आर वी जो है वो आर सैचुरेटेड के बराबर ही है, बिकॉज कैरेक्टर दोनों का वेपर ही है। एंड द कैरेक्टर रिमेन सेम, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी सेम, तो ये भी कट गया। तो यहां पे फाई क्या हो गया, सिंपल, तो फाई इज जस्ट पीवी अपॉन पी सैचुरेटेड। तो इसलिए याद रखिएगा, बहुत जगह पे फाई का फॉर्मूला सिर्फ ये बोला जाता है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ आ गई बात। तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं सिंपली ये स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा कि व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या तो बोलेगा मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर का रेशियो, या फिर हमें बोलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर। समझ आ गई बात, ठीक है ना। ह्यूमन कंफर्ट के लिए बच्चों बताऊंगा मैं, 50% ह्यूमिडिटी होती है और 24.5% या 24 to 25% जो है वो टेम्परेचर होता है। क्लियर है, क्लियर हो गया बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। साइक्रोमेट्री की यही सब बेसिक टूल्स होते हैं, यही सब लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको जगह जगह देखने को मिलती है। तो ये लैंग्वेजेस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके बिना जो है वो साइक्रोमेट्री में आप कुछ कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात। बाकी सब आसान है, बाकी सब देखो कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। बाकी सब मैं आपको बस बता देता हूं कि बाकी कुछ और चीजें भी हैं, एक दो चीजें जो आप समझ सकते हैं। जैसे क्लियर है ये नाउ, और पता नहीं कितने साल बच्चों गेट में भी कई साल तक, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत वैरायटी आ जाती है, नहीं तो गेट जैसे एग्जाम में भी ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते थे, सीधा सीधा 4-4 नंबर के, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हमेशा आरएसी में से हमेशा आया करते थे, और सिर्फ एक फॉर्मूला लगना होता था और सीधा आंसर। आप कभी भी देख लीजिएगा पुराने 4-5 साल के पेपर्स में आपको दिख जाएगा, सीधा सीधा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। तो इसीलिए बच्चों एयर कंडीशंस में आपको कभी भी कोई पूछता है कि जो ह्यूमिडिटी हम सेट करते हैं या ह्यूमिडिटी जो हम लेके चलते हैं वो कौन सी ह्यूमिडिटी होती है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मत बोलते ना, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा इंक डालू मैं, मजा नहीं आ रहा लिखने में, एक सेकेंड है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक कैलकुलेशन छोटी मोटी आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो यहां पे ही इसी के साथ साथ हमें जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, भैया जो टेस्ट वेस्ट के बारे में पूछ रहा बच्चों आप लोग ये कमेंट करके बता दो वहां पे कि संडे को टेस्ट किस चीज का है, टाइमिंग क्या है, कोई पूछता है तो ये चीजें बता सकते हो, बस फालतू कमेंट के रिप्लाई नहीं करना है। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन कमेंट जो है वो आप लोग खुद ही दे सकते हो, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रेगुलर वालों को सब चीजें पता रहती हैं, जो अपडेटेड हैं पूरे। आज मैंने देखे नहीं बच्चे हैं कितने आज, अब तो ध्यान भी नहीं जाता मेरा। जिसने पढ़ना है पढ़ो, जिसने नहीं पढ़ना पढ़ो, मुझे तो मजा आ रहा। नाउ देखो, अब यहां पे एक टर्म आती है बच्चों, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो याद रखिए इसकी भी छोटी मोटी कैलकुलेशन कहीं पूछ लेता है या फॉर्मूला पूछ लेता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने निकाली, कैलकुलेट करी, तो बस ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रेशियो है, समझ लीजिए। वो भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का क्या रेशियो, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एनी, जो भी हमारी कंडीशन है, अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये भी सेम सैचुरेटेड और उसका कंडीशन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ मास नहीं, यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। अब इसका भी रिलेशन पूछ लेता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, तो इसलिए याद रखिए इसको भी अगर मैं खोलूं तो क्या बनेगा, ओमेगा क्या होता है, यू ऑल नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी,
या पीवी अपॉन पीए बोल सकते हो, है ना, ये होता है। तो यहां पे देखो, अब वेपर का प्रेशर यहां पे क्या है, ये हो गई ओमेगा किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी एयर के लिए, ठीक है ना। और सैचुरेटेड एयर के लिए क्या होगी, सैचुरेटेड के लिए हो गई पी सैचुरेटेड, प्रेशर हो जाएगा सैचुरेटेड पी माइनस पी सैचुरेटेड, है ना, वेपर का सैचुरेटेड प्रेशर। ये क्या हो गया, अब वेपर हमारा मानो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड के लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये हो गई, दैट इज ओमेगा सैचुरेटेड। बस इन दोनों का रेशियो लेना है, तो इन दोनों का रेशियो लेता हूं मैं, ऐसे ही ले लेता हूं, तो 0.622 से 0.622 कट गया, तो क्या बनेगा देखो, ये रेशियो विल बिकम पीवी अपॉन पी सैचुरेटेड इंटू पी माइनस पी सैचुरेटेड अपॉन पी माइनस पीवी। बनेगा नहीं बनेगा ये, ठीक है ना, बनेगा नहीं साथ में, देखो बनेगा नहीं बनेगा ये रिलेशन, तो समझ आ रही बात। तो यहां पे अब खुद ही आप आइडिया लगा लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं निकालना। व्हाट इज पीवी अपॉन पी सैचुरेटेड, बताओ, पीवी अपॉन पी सैचुरेटेड क्या, अभी तो निकाला हमने, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड फाई। अभी तो लिखा फाई को प्रेशर की फॉर्म में, पीवी अपॉन पी सैचुरेटेड, तो वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू फाई पी माइनस पी सैचुरेटेड अपॉन पी माइनस पीवी। तो गेट जैसे पेपर में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं बच्चों, न्यूमेरिकल भी आया है गेट जैसे में, बाकी उसके अलावा और कहीं एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, ठीक है। दैट इज म्यू इज इक्वल टू फाई पी माइनस पी सैचुरेशन अपॉन पी माइनस पीवी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो बस ये इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ आ गई बात, दैट इज सिंपल। तो बस इस सिंपल भाषा में साइक्रोमेट्री को समझ के चलोगे बच्चों, तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा तुम प्राखांड बन गए, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे और तुम्हें एक लॉजिक सा आंसर, लॉजिक सा अप्रोच आपका बन जाएगा कि कैसे कैसे करना है, मात्र ये 6-7 टर्म समझने से, ठीक है ना, मात्र ये 6-7 टर्म अगर हम समझते हैं तो हमारा इतना काम जो है हो जाता है। टाइम कितना बचा है, चलो अभी है टाइम। नाउ अब हम मूव करते हैं, ओहो पानी तो सारा खराब कर दिया मैंने। अब हम मूव करते हैं साइक्रोमेट्री चार्ट की तरफ, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स आप लोग समझ गए, अब इस पे न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं मैं, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहां पे मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा। अब यहां पे हम बढ़ते हैं बच्चों साइक्रोमेट्री चार्ट की तरफ। साइक्रोमेट्री चार्ट इन्हीं सब चीजों के बारे में है, और क्या कहता है आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए साइक्रोमेट्री चार्ट बच्चों इसी मॉइस्ट एयर के कैरेक्टर्स को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का एक तरीका है, कि इसी मॉइस्चर को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे के कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द वे बाय विच, तो लिख लीजिए चाहे आप कहीं पर भी, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू विच वी कैन शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉइस्ट एयर इन एट डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशन मतलब कोई भी प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस में। नाउ ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम साइक्रोमेट्री चार्ट की। अब ये भी सिंपल है समझना बच्चों, इसमें क्वेश्चन हमेशा यही आते हैं कि कौन सी लाइन किस तरह की होती है, क्या होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बस क्या है, सैचुरेशन लाइन का एक पार्ट है जो हम यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। नाउ नाउ अब यहां पे देखिए सिंपली, अब मैं एक पूरा चार्ट ड्रॉ करता हूं बच्चों, कोशिश करेंगे साफ साफ बनाएं आप लोग, तो कोशिश करिएगा, नोट्स आप बनाते रहोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आपको याद हो जाए चार्ट, तो एक काम करिएगा, ठीक है ना, एक काम करिएगा, मेरे साथ साथ कहीं भी रफ पेज में अभी पेन पेंसिल ले लो, एक पेपर ले लो और साथ साथ बना लो, ठीक है। एक बार साथ साथ बना लोगे फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। अगर सिर्फ देखोगे उसके बाद बनाने की सोचोगे फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो साथ साथ बना लो, देखो एक ऐसा पहले एक शेप बना लो, उसके मतलब मैं बताया था कौन सी चीज का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा एक शेप बना लेते हैं पहले, मान लीजिए हमने एक ऐसा शेप बना लिया, ठीक है। अब ऐसा शेप दिख भी रहा है सही, ठीक है चलेगा, ऐसा एक हमने शेप बना लिया। अब इस शेप में हम लोग क्या है, ये है हमारी सैचुरेटेड लाइन, ठीक है, दिस इज अवर सैचुरेटेड लाइन, याद रखिएगा दिस इज अवर, ये हमारी सैचुरेटेड लाइन है, सैचुरेटेड लाइन, ठीक है। तो मतलब ये हमारी सैचुरेटेड लाइन है, इसके बाद जो है वो हमारा वाटर वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नाउ नाउ याद रखिए इसमें एक बच्चों वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास,
एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो याद रखिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और वो भी इधर से इधर बढ़ते हुए की तरफ, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, एरो मारना बहुत जरूरी है। इधर से इधर बढ़ते हुए की तरफ हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ड्रॉ करते हैं, डीबीटी। नाउ अब डीबीटी मैंने अगर इधर से इधर लिया है, ठीक है, डीबीटी मैंने इधर से इधर लिया है, तो इसका मतलब साफ है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसी लाइन से ड्रॉ होंगे। तो बहुत बार बच्चे डीबीटी ऐसे लिखा होता है तो वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर शो करते हैं। भाई यहां पे अगर मैं कोई भी टेम्परेचर शो करूंगा तो लाइंस कैसी ड्रॉ होंगी, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होंगी कि वर्टिकल ड्रॉ होंगी? भाई इस लाइन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर मैं कोई भी टेम्परेचर ड्रॉ करूंगा तो वो लाइंस कैसी ड्रॉ होंगी, वो लाइंस वर्टिकल ड्रॉ होंगी, ठीक है ना। तो याद रखिए यहां से जो है हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इसलिए हमेशा याद रखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑलवेज शोन बाय वर्टिकल लाइन, कुछ ऐसा। ठीक है ना, तो ये हमने शो कर दिया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑलवेज शोन बाय वर्टिकल लाइन, ठीक है, पहली बात। तो यहां पे मैं लिखता भी रहता हूं साथ साथ ताकि आपको चीजें पता चलती रहे आंसर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बाय वर्टिकल लाइन, ठीक है। नाउ अब याद रखिए यहां हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिखाया है, तो यहां क्या दिखाते हैं, यहां आती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो याद रखिए बच्चों यहां पे आती है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस वर्टिकल एक्सिस में हम शो करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो मतलब लाइन कैसी ड्रॉ होंगी, तो याद रखिए एक्सिस वर्टिकल है तो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होंगी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे, ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है, अरे यार शिट, ठीक है, ये हो गई हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, समझ गए। नाउ अब इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों जैसे चार्ट ड्रॉ होगा हमारा। नाउ ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम कैसे दिखा रहे हैं, यहां से ऐसे ऊपर को बढ़ते हुए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। नाउ अब आती है बात बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो याद रखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने कैसे दिखाई, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब आपको पूछता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करने को, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो वो है हमारी कर्व की फॉर्म में, सैचुरेटेड लाइंस के पैरेलल कर्व्स आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे वैसा बन जाएगा। क्या कंफ्यूजन है, बिकॉज इफ देयर आर सो मेनी लाइंस सम ऑफ देम आर पैरेलल सिमिलर। हाँ देखो जो पैरेलल सिमिलर है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है, तो उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उनमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू पकड़ना पड़ेगा कि ऑप्शंस ऐसे हैं तो आंसर क्या करना है। वो किन में, देखो इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जो पहले बता रहा हूँ, जहां पे होगा वहां पे मैं बता भी दूंगा किन में रहता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो जैसे अब ये हो गया, अब नाउ सैचुरेटेड लाइंस आपकी कैसे ड्रॉ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस होती हैं, याद रखिए ये है सैचुरेटेड लाइन। तो सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया कि आपको क्या बोला था मैंने, दैट इज phi इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर।
तो अगर मैं सैचुरेटेड लाइन की बात करूं तो ये इक्वल हो गया, दैट इज 1 इंटू 100, दैट इज 100%। तो सैचुरेटेड लाइन याद रखिए अपने आप में होती है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो याद रखिए दैट इज 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां लिख देता हूं मैं कहीं, दैट ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां पे सैचुरेटेड लाइन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। तो मतलब इस सैचुरेटेड लाइन से मैं पीछे को आता रहूंगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ऐसे को घटती रहेगी। तो बस आते रहो। तो यहां पे लाइन में इसी के पैरेलल 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 लगभग लगभग चलते रहो। 100, 80, 60, 40, 20, 10, इस तरह से बस। तो यहां पे मैं लिखता हूं 100, इसके साथ साथ लिख देता हूं ये 100 है, तो ये 80% है। ये आपकी थोड़ा डार्क लिखता हूं, ठीक है, 100 है, ये 80% है, ये 60% है, ये आपकी 40% है। ठीक है, मैंने 20-20 दिखाया कम करके, आप कुछ भी कर सकते, 20% है, ये मान लीजिए 10% है। वैल्यू लिखनी बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अभी आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक दो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बिना ग्राफ के कभी भी आप आंसर नहीं समझ पाओगे उसका कैसे है। तो ग्राफ प्रॉपर, तो ये मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दी, याद रखिए। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, पैरेलल टू, एकदम पैरेलल नहीं है लेकिन पैरेलल टू सैचुरेटेड कर्व। तो बस आप समझने के लिए आपको ठीक है, तो पैरेलल टू सैचुरेटेड कर्व। नाउ अब यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं है बच्चों किसी को भी ड्रॉ करने में। ठीक है, आपको बोलता है एक और ले लेते हैं, उसका भी फिक्स है क्या, आपको पूछेगा व्हाट इज वेयर इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा कहां ड्रॉ होंगे, सैचुरेटेड लाइन में। तो दीज आर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर हैं दीज आर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये है हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड ड्यू पॉइंट। क्योंकि वो तो सैचुरेटेड लाइन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तो वहां के लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो दीज आर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स। ये जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स हैं ये सारे। समझ ये बात। नाउ अब आपको ड्रॉ करना होता है बच्चों, अब यहां से स्टार्ट है समझो कंफ्यूजन का मेन, क्योंकि डीबीटी बोलोगे वर्टिकल लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलोगे पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलोगे कर्व। ठीक है, सैचुरेटेड लाइन और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑन द सैचुरेटेड लाइन। ठीक है, नाउ अब इंपॉर्टेंट है बच्चों व्हाट इज दैट इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर कैसा ड्रॉ होता है, तो याद रखिए वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा इंक्लाइन डायगोनल ड्रॉ होता है। मतलब व्हेन वी आर ड्रॉइंग वेट बल्ब टेम्परेचर तो वो ड्रॉ होगा इंक्लाइन डायगोनली लाइक दिस। इन्हीं ड्यू पॉइंट वाली लाइन से आप डायगोनली नीचे ड्रॉ करना शुरू कर दें तो दैट इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। ये है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, दीज आर कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। तो डायगोनली इंक्लाइंड जो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं तो उनको हम वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस बोलते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है ना। नाउ अब एक चीज और ध्यान रखिए, अब यहां पे तीन चीजें आती हैं बच्चों जो कैलकुलेट करने को आती हैं। ये हमने मान लिया ड्रॉ करी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, तो ग्रीन वाली मैं लिख देता हूं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। बस अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि यहां पे तीन चीजें हैं जो इसी लाइन के अलॉन्ग ड्रॉ होती हैं। तो याद रखिए दैट इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। तो डायगोनली इंक्लाइंड। तो यहां तक तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कहानी देख लें, लेकिन अब इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी। यहां पे ये लाइंस जो हैं वो परेशान करती हैं। तो याद रखिए पहली बात तो एक चीज आप समझिएगा, जब आपको बोला जाएगा कि हमारी एयर जो है सैचुरेटेड है, तो अब देखो तीनों पॉइंट मिलने चाहिए। अगर मैं किसी टेम्परेचर बोल रहा हूं सैचुरेटेड एयर है, तो यहां से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर तीनों आके एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, इसलिए तीनों क्या होते हैं,
सैचुरेटेड एयर के लिए तीनों जो है वो इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं यहां पे कंडीशन कि फॉर सैचुरेटेड एयर डीबीटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यूबीटी इज इक्वल्स टू डीपीटी, ठीक है ना। तो अगर हम पॉइंट को सैचुरेशन लाइन में देखते हैं तो सैचुरेशन लाइन में तीनों टेम्परेचर एक ही जगह टकराते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल होते हैं। ये चीज भी यहाँ पे शो होनी चाहिए, इसलिए पॉइंट में आपको मैचअप करना जरूरी है। नाउ अब याद रखिए बच्चों, हमारे पास स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसे मेजर होती है। तो याद रखिए जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है, इन्हीं को अगर हम पीछे खींच दें, ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो लाइन है इनको अगर हम पीछे खींच दें, तो ये जिस तरह से ऐसे में ग्राफ जा रहा है आगे, तो इसको हम यहां पे इनकी वैल्यू लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो याद रखिए यहां पे स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, कुछ इस तरह से शो करते हैं। जब आप ग्राफ देखोगे, एक बार देखिएगा भी, जो ओरिजिनल ग्राफ है साइकोमेट्रिक चार्ट उसको देखेगा तो आपको और समझ में आएगा। तो यहां पे हम स्पेसिफिक एंथैल्पी दिखाते हैं। नाउ अब कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे होगा फिर। तो याद रखिए अगर मैंने एग्जैक्ट डायगोनली लिया है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, तो उससे एक स्लोप नीचे एक स्लोप कम स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्रॉ होता है। तो यहां पे अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन ड्रॉ करता हूं तो कलर भी खत्म हो गया मेरे पास, चलो ब्लू से ही दिखाता हूं। तो याद रखिए यहीं से मैं एक एक पॉइंट नीचे ले लूं, मतलब जैसे ये था मेरा डब्ल्यूबीटी, याद रखिएगा ये डब्ल्यूबीटी है, तो इससे थोड़ा सा मैं स्लोप ऐसे ले लूं, तो ये लाइन कहलाएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की, लाइक दिस। दिस इज द लाइन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इससे एक एक स्लोप नीचे ले लो तो दैट इज लाइन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तभी मैंने कहा था साथ साथ बना लो। अब तो ढूंढ के दिखाओ तुम अब एक भी लाइन को यहां पे। अब तो मैं जो भी इशारा करूंगा बस वो सबके लिए ही होगा, कुछ ऐसा, समझ रहे ना। तो ये हो गया हमारा, ये जो मैंने अब ड्रॉ करी हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो समझ आ रही बात। तो यहां पे पैरामीटर्स हमारे कौन से आ गए, ये चार तो आए। तो यहां पे हमारा एक स्पेसिफिक एंथैल्पी आया एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम कह सकते हैं स्लोप अदर देन वेट बल्ब टेम्परेचर स्लोप इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंड एक्सटेंडेड लाइन ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर अलोंग द वेट बल्ब टेम्परेचर वो इंक्लाइंड सेम। तो इनमें कंफ्यूजन आता है क्योंकि ये भी इंक्लाइंड कही जाती है, ये भी इंक्लाइंड कही जाती है। तो मेनली जो कंफ्यूजन आपको पेपर में आएगा वो इसमें आएगा। तो ये कंफ्यूजन हमें अलग से नहीं करना है क्योंकि देने वाले ने इंक्लाइंड देखा, इंक्लाइंड लिख दिया। तो ये कंफ्यूजन हमें क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आंसर्स किस तरह के ऑप्शन आते हैं उस हिसाब से मुझे क्या आंसर करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आप रट के नहीं बैठ सकते कि इंक्लाइंड ही मान लिया या इसको ऐसा इंक्लाइंड मान लिया इसको वैसा इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का कोई अंतर नहीं है, बस देने वाला कितना अच्छे से स्पेसिफाई करता है ऑप्शंस को वो डिपेंड करता है। इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज रटा दूं, ऐसा पता चला देने वाले ने उस चीज को वेट बल्ब टेम्परेचर बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इन तीन का ध्यान रखिएगा बस, स्पेसिफिक एंथैल्पी, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस, ठीक है ना। बेसिक अंतर मैंने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। समझ आई बात, क्लियर है। नाउ ठीक है ना। तो बेसिक चार्ट आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है पता नहीं, ठीक है। बताइए चार्ट समझ में आया जो बना है अभी तक, बताइए कोई कंफ्यूजन है चार्ट में जो अभी तक बनाया। फिर मैं आगे चलता हूं इस चीज को लेकर क्योंकि अब इसके इफेक्ट हम लोगों को देखने हैं। पहले बताइए यहां तक सबको क्लियर है, बताइए प्लीज कमेंट करिए यार, यहां तक सबको क्लियर है, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से इसके इफेक्ट डिस्कस करूं आगे कि इस चार्ट से हमें देखने को मिल क्या रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया। नाउ अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो है एयर कंडीशनिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए किस तरह का है, हम अपने एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को समझने का मतलब है कि उस एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, बढ़ रही है, कब घट रही है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्या है, हमारी अर्थ को हल्का सा टिल्ट होने की वजह से हमारे पास कई तरह के मौसम हमें देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे हमें गर्मियां भी देखने को मिलती है, हमें सर्दियां भी देखने को मिलती हैं, हमें बरसात भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो हमें इस तरह की जो है 4 अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन सभी कंडीशंस में एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंट जो है वो भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी बदलता है। तो एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंट और टेम्परेचर जब दोनों बदलता है
ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कंडीशंस हमारी कैसे कैसी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे 4 तरह की टर्म्स आती हैं बच्चों। ठीक है, अब चार्ट तो मैं दोबारा ड्रॉ करने का सोच नहीं सकता, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूं। ठीक है, अब जो दाएं बाएं की जगह है मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, नाउ अब समझिएगा बच्चों, अब सिर्फ एनालिसिस पार्ट है। अगर आप डायग्राम को अच्छे समझते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर हर एक का कर देंगे। देखो, अब हमारे पास 4 अलग अलग कंडीशंस होती हैं बच्चों। एक होती है कि हमारा टेम्परेचर, एक मैं बोलूं कि अगर कूलिंग हो रही है, एक मैं बोलूं कि अगर जो है कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग मतलब टेम्परेचर का गिरना, ये तो क्लियर बात है। अगर मैं बोलूं हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सिर्फ कूलिंग बोला मैंने, मैं ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कूलिंग, सिर्फ हीटिंग। लेकिन अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा हूं, सिर्फ ह्यूमिडिटी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन। इसको ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं, मतलब ओमेगा का बढ़ना। ठीक है ना, ओमेगा का बढ़ना। अगर मैं बोल रहा हूं डीह्यूमिडिफिकेशन, तो मतलब मैं मॉइस्चर घटा रहा हूं पानी से, तो ओमेगा का घटना। ये 4 चीजें पता है। तो पहले ये 4 चीजें क्लियर हो, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस क्लियर होने चाहिए। तो पहले 4 चीजों को मैं अगर ड्रॉ करूं बच्चों, तो यहां पे आप साफ देख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा डार्क पेन कौन सा हो चल सकता है इसमें, ब्लैक दिखेगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना। तो ब्लैक को ही देखते हैं, थोड़ा डुबो डुबो के करते हैं ताकि आपको थोड़ा डार्क दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा जूम भी करता हूं बच्चों, क्योंकि अब यही है जो चीज आपको समझनी है, जिसके हिसाब से आपको आंसर करने होंगे। थोड़ा डायग्राम की तरफ जूम करके चलते हैं ना। ठीक है, बस ये 10 मिनट ये चीज समझो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब डायग्राम में समझो बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं कहीं बीच में सेंटर पार्ट ले लेता हूं, कोई भी, कुछ ऐसा। ठीक है ना, अब मैं कह रहा हूं सिर्फ कूलिंग कर रहा हूं, तो कूलिंग मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिख रहा है आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है ना, ये तो सबको पता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है। तो ड्राई बल्ब इधर को बढ़ रहा है, तो कूलिंग किधर को होगी, पीछे को। ये इधर को क्या होगी, हीटिंग। तो अगर मैं कूलिंग बोल रहा हूं, तो मैं पीछे को जाऊंगा एरो लेके, तो ये एरो मेरा इधर को गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कूलिंग कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड कूलिंग, समझ रहे ना, और दिस इज कॉल्ड हीटिंग। तो इन दोनों प्रोसेस में मैं क्या बता रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कूलिंग कर रहा हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ हीटिंग कर रहा हूं। समझ आ रही है बात। ये 2 एरो जो मैंने ड्रॉ किए हैं, जो बहुत गंदे तरीके से ड्रॉ हुए हैं, लेकिन इनको मैं क्या बोलूंगा कि मैं सिर्फ कूलिंग कर रहा हूं और मैं सिर्फ हीटिंग कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई नाउ, ठीक है ना। ये सिर्फ कूलिंग और हीटिंग बता रहे हैं नाउ। ऐसे ही ह्यूमिडिटी देखो कांस्टेंट है, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ कूलिंग और सिर्फ हीटिंग नाउ। अब आपको हम बोले कि आप ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हो, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हो, तो ह्यूमिडिटी ऊपर को बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी नीचे को घटेगी, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हो। तो मतलब अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा और ह्यूमिडिटी को बढ़ाना, मतलब दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड डीह्यूमिडिफिकेशन। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं छोटा छोटा लिख दूं, तो दैट इज मेरी हीटिंग है ओनली, दैट इज मेरी कूलिंग है ओनली, दैट इज मेरी ह्यूमिडिफिकेशन है, ठीक है ना। ह्यूमिडिफिकेशन HUM कर देता हूं मैं, ह्यूमिडिफिकेशन, और दैट इज माय डीह्यूमिडिफिकेशन, DHUM कर देता हूं। समझ गए ना, इतना क्लियर हो गया सबको। तो हमदम CH, समझ गए नाउ, ठीक है नाउ। अब देखो यहां तक अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछूं कि ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा हूं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो अब देख सकते हो आप, अभी मैं कहां पे हूं, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये लाल वाली लाइनें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेड वाली लाइनें याद रखो बच्चों, ये रेड वाली लाइनें दिख रही है, ये वाली लाइन क्या है, रेड वाली 40% वाली लाइन है। तो मैं प्रोसेस अगर 1 से 2 ह्यूमिडिटी कर रहा हूं, या चलो कूलिंग कर रहा हूं, पहले कूलिंग, अगर मैं प्रोसेस में 1 से 2 कूलिंग कर रहा हूं,
तो 1 से 2 कूलिंग में देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले 40% थी, मैं कूलिंग करी, मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन कौन से में टच कर गई है 60% वाले को, और किधर को आगे बढ़ रही है 80% वाले को। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है बच्चों, अब कहाँ दिखेगा आपको कि कूलिंग के दौरान क्या होता है। तो याद रखिए कूलिंग के दौरान जो है वो टेम्परेचर जो है वो घटता है, टेम्परेचर जो है वो घटता है, लेकिन आपसे टेम्परेचर में तो दिक्कत नहीं है ना, मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा हूँ सीधा, यहाँ पे जगह कम है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई। तो याद रखिए फाई जो है कूलिंग के दौरान क्या हो रहा है, कूलिंग के दौरान फाई जो है वो बढ़ रहा है, 40% से 60% की तरफ जा रहा है कूलिंग करते हुए। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। अगर मैं हीटिंग कर रहा हूं तो आपसे पूछेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइए हीटिंग करते हुए क्या हो रही है। तो हीटिंग करते हुए देखो, हीटिंग कर रहे हैं इधर को, पहले कहाँ है 40% वाली लाइन पे है, उसके बाद कहाँ है 20% वाली लाइन पे आ रहा है, फिर कहाँ है 10% वाली लाइन पे जा रहा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है। तो याद रखिए बच्चों, तो ग्राफ क्लियर नहीं होगा तो ये आंसर आप कभी भी क्लियर से नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आ रही बात। नाउ अब आपको पूछता है सेम चीज ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए क्या हो रही है। ठीक है ना, अब मैं आपको पूछूं ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए ये चीज क्या हो रही है। तो अब आप देखो ह्यूमिडिफिकेशन में देखो अभी आप कहां हो 40% वाली लाइन पे, आप आगे बढ़े कहां पहुंचे 60% वाली लाइन पे। तो ह्यूमिडिफिकेशन के दौरान देखो क्या हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो ह्यूमिडिफिकेशन के दौरान जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती ही नजर आती है। समझ आ रही बात। डिह्यूमिडिफिकेशन के दौरान देखो, डिह्यूमिडिफिकेशन पहले आप 40% में थे, फिर 20% में आ गए, फिर 10% वाली को छू गए लाइन को। बस रेड लाइन को देखो, रेड की 40% लाइन से शुरू हुए थे प्रोसेस में डिह्यूमिडिफाई करना, 20% में आए, फिर 10% वाली पे टच करने लग गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है साफ, यहाँ पे हमारी साफ दिखाई दे रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, घट रही है। समझ आ रही बात। तो आपसे बहुत बार बच्चों ये फाई पूछा जाएगा कि बताइए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब बढ़ रही है और कब घट रही है। तो कूलिंग, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, इसके लिए बता दोगे, बताइए यहां तक क्लियर है। क्योंकि यहां क्लियर है तो फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन में ले जाऊं। बताइए यहां तक क्लियर है सबको, तो अब मैं कॉम्बिनेशन में ले जाता हूं। कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं कि अब कॉम्बिनेशन को बताने के लिए हम कहीं पर लिखें, कहां लिखें, यहां लिखते हैं, यहां जगह दिख रही है ना यहां पे, हाँ यहां पे। तो यहां लिखता हूं मैं बच्चों, पहला कॉम्बिनेशन में लेता हूं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का कॉम्बिनेशन लेता हूं। अरे ऊपर हो गया ये, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का कॉम्बिनेशन लेता हूं। ठीक है, समझ आ रही बात। और उसके बाद में लूंगा हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का कॉम्बिनेशन। तीसरा मैं लूंगा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का कॉम्बिनेशन। और लास्ट लूंगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, समझ गए। तो 4 कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने, कूलिंग, हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, अब इन चारों में भी देखें बच्चों कि हमारे पास जो है वो, चलो बाकी स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह वो सब तो आप बता ही सकते हैं वेरिएबल टेम्परेचर वगैरह लाइन से, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कंफ्यूजन होता है तो वो मैं क्लियर कर देता हूं सबको कि अब यहाँ पे फाई आपको बताना है अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो पहला लेते हैं हम, देखो क्या है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब ध्यान से देखो, हीटिंग ये है, ह्यूमिडिफिकेशन ये है। तो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन की लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो, मतलब कहीं यहां आई, सेंटर में ली मैंने, बिल्कुल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में सेंटर में लिया मैंने, देखो। तो अब सेंटर में देखो, अब आप क्या बोलते हो बताओ, इस सेंटर वाली लाइन को देख के आप क्या बोलते हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेंटर वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, अब बताओ आप ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी बताइए। ये लाइन जो ड्रॉ करी है इसको देख के बताइए ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है या घट रही है। इसके लिए पेपर में आ चुका है, ये लास्ट ईयर भी आया है, उससे पहले ईयर भी आया है, बताइए। बताइए बताइए, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, मोनू को इंक्रीज दिख रही है, गौरव को डिक्रीज दिख रही है, लवली को डिक्रीज दिख रही है, सुषमा को घटेगी दिख रही है, मोनू को इंक्रीज। तुमको तो सबको अलग अलग दिख रहा है, कम से कम दिखे तो एक। भाई रेड लाइन को फोकस करो ना, तुम कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है तुम में से किसी को? रेड ही दिख रहा है भाई सबको, ये जिसको जो भी कलर दिख रहा है बस इस लाइन को देखो।
क्योंकि बेचारी कलर ब्लाइंडनेस एक लौती ऐसी बीमारी है जिसकी इज्जत भी नहीं है और कई बार नौकरियां भी छूट जा रही है उसके चक्कर में। और इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कोई पूछता भी नहीं है कि बीमारी है, या तो कोटा ले मिलता उसका बात थी। हाँ, तो अब साफ देख सकते हो आप बच्चों कि 80% वाली लाइन है, 60 है और 40 है ना, 60 40 20। तो आप देख रहे हो कि किधर को जा रहा है, ये पहले 40 वाली लाइन पे है, 40 वाली लाइन से ये 20 वाली लाइन पे है, तो आप बोलोगे डिक्रीज, ठीक है ना, आप बोलोगे डिक्रीज। लेकिन ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग में कर रहा हूं, ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग में कर रहा हूं, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ है, ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो ड्रॉ हो सकती है। देखो ये लाइन जो है, इतनी लाइनें हो गई ना वहां पे, ये लाइन जो है जैसे ये ड्रॉ हुई ऐसे भी तो ड्रॉ हो सकती है ऊपर को। बताओ अब इसके लिए क्या हो रही है, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है कि घट रही है, जल्दी बताओ। अब इसके लिए क्या हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है कि घट रही है, जल्दी बताओ। अभी आपने डिक्रीज बोला, अब इसके लिए बताओ क्या हो रही है। ये भी तो ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग के अंदर आ गया ना, ये भी तो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन ही हो गई। थोड़ा सा ऊपर ही तो किया मैंने, क्वाड्रेंट तो वही है, देखो क्वाड्रेंट तो पहला वाला ही है, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं और डार्क। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं ये देखो, ये क्वाड्रेंट लाइन है, ये क्वाड्रेंट लाइन है सीधी, ठीक है, ये क्वाड्रेंट की लाइंस हैं। मैं कह रहा हूं मैंने ऐसे ड्रॉ करी, तो आपने कहा डिक्रीज। मैं कह रहा हूं मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अभी भी देखो क्वाड्रेंट के अंदर है, लेकिन अगर इस लाइन के लिए आप देखो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी नजर आ रही है, अब ये इंक्रीज नजर आ रही है। देखो यहां थी तो डिक्रीज थी, क्यों, क्योंकि इस कर्व से इस कर्व की तरफ जा रही थी, तो 40% से 20% वाले की तरफ आ रही थी, हमने कहा घट रही है। लेकिन अगर अब आप ऐसे देखो तो अब ये 40% से ऊपर वाले कर्व की तरफ जा रही है ना, ये ऊपर जाएगी तो आगे जाके 60% वाले को मिल जाएगी, तो अब यहाँ इंक्रीज भी है। तो याद रखिए बच्चों, इसीलिए जब हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं तो वहां पे जो है एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद अगर ज्यादा हीटिंग करोगे तो डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है ना, ह्यूमिडिफिकेशन कम और डिक्रीज ह्यूमिडिफिकेशन कम और टेम्परेचर की हीटिंग ज्यादा करोगे तो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हीटिंग कम और ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा करोगे, ठीक है ना, अब इन दोनों में है, अगर ज्यादा हीटिंग होगी ह्यूमिडिफिकेशन कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, लेकिन अगर ज्यादा ह्यूमिडिफिकेशन और कम हीटिंग होगी तो इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए याद रखिए फाई जो है वो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। इसके लिए समझ आ रही है बात। तो ये मेन चीज समझनी थी बच्चे, इसी में गड़बड़ करते हैं आंसर। तो ऑप्शन जब भी आएगा आप टिक करेंगे इस वाले केस में इंक्रीज और में डिक्रीज। समझ आ गई बात, में इंक्रीज और में डिक्रीज। या तो वो आपको बता देगा कि हीटिंग ज्यादा हो रही है तो आप बोलोगे डिक्रीज, अगर आप वो बोलेगा ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा हो रहा है लेकिन, तो आप बोलोगे इंक्रीज। सिंपल, समझ आई बात, समझ आई बात, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब देखो हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन आ जाओ, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन नीचे, हीटिंग ये है, डिह्यूमिडिफिकेशन ये है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ऐसे क्या हो रहा है, घट रही है। ड्रॉ करता हूं ऐसे, क्या हो रहा है, घट रही है, दूसरे से दूसरे कर्व की तरफ आ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, घट रही है, क्या हो रहा है, घट रही है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हर केस में चाहे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी गेट डिक्रीज। तो यहां पे साफ है बच्चों, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाई जो है वो घट रहा है। आप देखो ना ये वाले क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं इधर को, घट रहा है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। नाउ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, वेयर इज कूलिंग, दिस इज कूलिंग एंड दिस इज ह्यूमिडिफिकेशन, दिस इज कूलिंग एंड दिस इज ह्यूमिडिफिकेशन। नाउ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यहां ड्रॉ करी कोई लाइन, अब तो 3-4 ड्रॉ करके देखो तभी पता चलेगी कहानी ये सारी। अब आप देखो पहली वाली के लिए इस लाइन से इस लाइन में आ रहा है इंक्रीज, 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 ऑलवेज इंक्रीज, कोई कंफ्यूजन नहीं, 5 विल ऑलवेज इंक्रीज। समझ आ रही बात, ठीक है, समझ आ रही बात। बस
जो रेड कर्व है रेड कर्व में आगे बढ़ते हुए जाए तो इंक्रीज, उन रेड कर्व में घटते हुए की तरफ जाए तो डिक्रीज, सिंपल। तो यहां पे इंक्रीज है। नाउ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाइन ड्रॉ करूं। पहली लाइन ये, क्या बोलोगे आप? ह्यूमिडिटी इस कर्व से आगे वाले कर्व की तरफ जा रही है, इस वाली रेड लाइन से आगे वाली रेड लाइन की तरफ जा रही है, इंक्रीज। इस रेड लाइन से पीछे वाली रेड लाइन की तरफ आ रही है, आप क्या बोलोगे? डिक्रीज। अब ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी क्या है? इंक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, समझ रहे ना? तो यहां पे भी बच्चों वही सेम कहानी है कि कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन में भी मे इंक्रीज और मे डिक्रीज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि अगर आपने कूलिंग ज्यादा करी तो ह्यूमिडिटी बढ़े, ह्यूमिडिफिकेशन सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अगर आपने कूलिंग की जगह पे डिह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा किया तो घटेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे डायग्राम जो है वो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। तो आपको मेनली क्या याद रखना है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी may इंक्रीज और may डिक्रीज, बट इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, in second quadrant it is always decreasing and in fourth quadrant it is always increasing। बस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज डिक्रीजिंग। और ये तो क्वाड्रेंट से क्या याद रखना है? प्रोसेस याद रखो। क्वाड्रेंट तो अपने हिसाब से हमने नाम रखे ही हैं, ठीक है ना? समझ आई बात? क्लियर है जी? बताइए, ठीक है ना? क्वाड्रेंट का सीन नहीं है ये, मैं वैसे बताया हूँ। ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, बस ये याद रखो। बाकी ये हमारा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। सेकंड सेकंड सेकंड, ये थर्ड है, ये सेकंड है, सिंपल, ठीक है ना? दिस इज कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये हमारे क्वाड्रेंट है फर्स्ट एंड थर्ड। तो याद रखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है बस वही है बच्चों, जो हमारे एंगल प्रोजेक्शन होती है हमेशा आपको पता है फर्स्ट और थर्ड एंगल ही हमारे जबरदस्त होते हैं, वही हमें चीजें कुछ ना कुछ अलग देते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड एंगल यहाँ पे है, मेन इंक्रीज में डिक्रीज, बाकी सेकंड और फोर्थ में जो है हमारा वो वही है, इन एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो बताइए समझ आ गई बच्चों यहाँ पे प्रोसेस? अब कोई भी क्वेश्चन आता है कि कूलिंग हो रही है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन, समझ सकते हैं आप आराम से कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आया जी? नहीं आया? ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा नॉर्मल चित्र में, क्योंकि ऐसे में बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे भी स्क्रीन देखने में कि ये हो क्या गया। भाई किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो और जूम करूं? ठीक है, और नजदीक से तो नहीं देखना चीजों को? चलिए फिर नॉर्मल आ जाते हैं हमारे नॉर्मल व्यू में, ठीक है? वेरी गुड। चलिए नाउ अब यहां पे आती है बच्चों बारी, हमारे पास वो है हमारी किसकी? दैट इज योर, अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है, बाईपास फैक्टर्स वगैरह ये क्या है, यहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है? तो इन सबको मैं अब ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा अभी दिन में, क्योंकि न्यूमेरिकल भी होंगे इसके ऊपर तो थोड़ा मजा भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में नहीं तो बच्चे देखते नहीं है ज्यादा, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको मेन कंसेप्ट सारे बता दिए हैं। तो अब याद रखिए इसी के तुरंत बाद वाला, जब भी कोई किसी इस लेक्चर को देखे तो इसके तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर अटेंड करे, जिसमें मैं आपके कुछ और कंसेप्ट भी आपको छोटे मोटे बताऊंगा जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है? जैसे टेम्परेचर रिलेटेड, हीटिंग करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कूलिंग करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब आप लोग ही डिसाइड करिए कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है। तो बस ऐसे करते रहिए बच्चों, आराम से मेहनत करते रहें, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं दिन में 1 बजे, ठीक है? और स्पेशल क्लास का शेड्यूल मैंने डाल दिया है बच्चों कल की, ठीक है? आज नहीं, कल की क्लास डाली है, होनी तो आज चाहिए थी लेकिन कल की डाली है, क्योंकि आज हमारे बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा समय देना है मुझे, ठीक है ना? भाई हमेशा ध्यान रखिए आप लोगों के यहाँ भी हमारी आपकी दादी होगी, नानी होगी, दादाजी होंगे, नाना जी होंगे। अब हमारी एज ऐसी है ना, अब ये लोग बुजुर्ग होने लगे हैं, वही है एक पीढ़ी, भाई जो तीसरी वाली पीढ़ी होगी वो हमेशा बुजुर्ग होने लग जाएगी। तो अब वो लोग बुजुर्ग होने लगे हैं, तो बहुत ज्यादा, और बुजुर्गों को बच्चों हमेशा याद रखिए, बुजुर्ग आप भी होंगे, बुजुर्ग सिर्फ एक ही चीज का भूखा होता है,
वो होता है उसको समय देना, मतलब उसको इंपॉर्टेंस फील कराना, ठीक है ना। जैसे वही सेम बच्चे वाली बात है, तो बच्चे को तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस मिल जाती है क्योंकि हम केयर इतना करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के साथ थोड़ा बड़ा होने की वजह से उतनी इंपॉर्टेंस कई बार हम दे नहीं पाते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब कि हाँ समय देना, तो इसीलिए चाहे कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन कोशिश करो जब समय मिले बुजुर्गों को उतना इंपॉर्टेंस दो, उन्हें एक स्पेशल फील कराओ उन्हें, क्योंकि उन्हें ये स्पेशल फील करेंगे बस वो वही उनकी खुशी है और कुछ नहीं चाहिए। इस उम्र में आप किस चीज का लोभ हो सकता है, कोई मटेरियल्स की चीजों का तो हो नहीं सकता, तो इस टाइम पे मटेरियलिस्टिक लोभ खत्म हो जाता है। तो इस टाइम पे जरूरी है कि उन्हें स्पेशल फील कराया जाए, आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें उनके लिए जिससे उन्हें स्पेशल लगे, अपनी दादी के लिए, अपने दादाजी के लिए, अपनी नानी के लिए, अपने नाना जी के लिए। ये चार रिलेशन खासकर बहुत क्लोज होते हैं, तो बस उनको भी खुश रखें, अपने आप भी खुश रहें। तो इनके मुंह से निकले हुए जो शब्द होंगे आपके लिए वो आपकी लाइफ बना देंगे, ये गारंटीड है, हमेशा याद रखो। मतलब मैं तो इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देख चुका हूँ कि अगर इन्होंने किसी को बोल दिया कि भाई दिल से बोल दिया तो दैट विल मैटर। तो बुजुर्ग के टाइम पे बुजुर्गों का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर दिन में 1 बजे। थैंक यू वेरी मच।